मुझे जब आकर्षण होने लगा, आई वॉज ऑलवेज अट्रैक्टेड टू मैन, बट उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं था। मुझे पता नहीं था कि इसको इसको क्या कहते हैं। मेरे मेल रिलेटिव ने मेरा बलात्कार किया 7 साल की उम्र में, और इस तरीके से बलात्कार किया कि अगर मैं लड़की होता तो मैं प्रेग्नेंट हो सकता था। द ओनली टाइम जब मुझे कुछ करने का, जब मुझे अच्छा लगता था, जहाँ पे मुझे लगता था मैं खुद खुल के जी सकता हूँ, was when I used to do drama। जहाँ पे मैं चिल्ला सकता था, I used to be able to scream, shout, I used to be angry, I can be everything। मैं खुल के हंस सकता था। सत्यमेव जयते में आने के बाद मैं अगर, तो बहुत सारे लोग मुझे मिलते थे रास्ते में भी, वो बोलते थे कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, मेरे बच्चों के साथ में कुछ बच्चे मिलते थे, बोलते थे मेरे साथ हुआ है। इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, जुडाइज्म हो, कोई भी रिलीजन ये कहता है कि आप किसी के साथ, इंसान या पशु के साथ क्रूरता के साथ पेश आए। मेरा जो पहला पर्सन था जिसने मेरी पूरी स्टोरी को विदाउट स्टॉपिंग किसी ने अगर सुना है, वो मेरे कुत्ते ने सुना है, मेरी माँ ने भी नहीं सुना। उसके सुनने की वजह से मैं आपके सामने आता था। स्कूल वूल क्यों, घर में चालू करो ना। हम बोलते हैं सेक्स एजुकेशन तो स्कूल में चालू होना चाहिए। इट इज ऑलवेज कि हम निकाल के बाहर फेंक दें, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बड़े सभ्य समाज हैं। हाय एवरीवन, मेरी सहेली के एक और पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार पाल और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ख़ास हैं क्योंकि वो अलग हैं, लेकिन वो गलत नहीं हैं। और उन जैसे जो हमसे अलग हैं और हमें लगता है, हम में से कईयों को लगता है कि वो गलत हैं, वो उन्हें गलत साबित करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं सालों से। वो है हरीश अय्यर। वेलकम टू मेरी सहेली हरीश जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी सहेली में। थैंक यू सो मच। मुझे बड़ी बड़ी खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पे हूँ। आपसे ज़्यादा खुशी हमें हो रही है क्योंकि जिस तरह आप अपनी खुशियाँ ढूँढते हैं और उसको बेहिचक अपना बना लेते हैं, वो सच में काबिल तारीफ़ है। आपकी हिम्मत को सलाम है। लेकिन एक एक छोटा-सा सवाल, आपकी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी सच्चाई है कि ये मेरा ये मेरी वास्तविकता है, मैं यही हूँ और दुनिया को मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये आपने आपको पहली बार ये कब एहसास हुआ और आपने कैसे एक्सेप्ट किया इसे? पहले आपने एक सवाल किया तो मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जी। आपने आप जब पैदा हुए आपको पता चला कि आप मर्द हो, आप लड़के हो, फिर बाद में मर्द हो, आपको ये एहसास कब हुआ? ये शायद धीरे-धीरे 7, 8, 10 साल नहीं, में अब तो पता चीज़ें है, मतलब पता लोगों चलने ने लगी। बताया कि ये हाँ, आप तो मेल हो। तुम्हारे पास लिंग है तो आप मर्द हो, जी। या आप लड़के हो, ये आपको दुनिया ने बताया। बचपन में लड़के हो और फिर धीरे-धीरे अगर अगर दुनिया आपको ये बताती कि आपके पास लिंग है तो आप लड़की हो, तो आप समझ पाते, तो आप शायद आप वो उसको भी सच मानते, मान लेते है और ना? तो उसी तरीके से मैंने ये माना, बिकॉज दुनिया ने मुझे बताया कि मेरे पास लिंग है, लिंग के साथ पैदा हुआ हूँ, तो मैं लड़का हूँ। ये मुझे दुनिया ने बताया। मगर एक समय के बाद जब मुझे एहसास हुआ, और ये समय, ये जब सोसाइटल कंडीशनिंग होता है, जब लोग आपको कंडीशन करते हैं, तो ये समय कितना भी बड़ा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपको कभी 10 साल की उम्र में पता चले कि आप अलग हो, आपको 20 साल की उम्र में पता चले, आपको 40 साल की उम्र में पता चले। आप आप और उसी तरीके से और एक भी सच है। आपकी शादी हो गई है, जी, बिल्कुल। और शादी एक औरत के साथ हुई है। जी। ये आपको कब एहसास हुआ कि आपको औरतों की तरफ रुचि है, आपको औरतें पसंद हैं? शायद 14-15 साल। 14-15 साल में? जी। उसके पहले क्या ये था कि आपको मर्द भी पसंद थे? अ, नहीं है, मतलब ये मैं स्पेसिफिक था। ये स्पेसिफिक था, तो आपको जी। पता था कि आपको औरतें पसंद है। ये भी आपको, शायद आपने बहुत सारे फैमिली में बहुत सारे लोग देखे होंगे जो मर्द हैं जो औरत से शादी करते हैं, औरतें हैं जो मर्द से शादी करते हैं, है ना? जी। ये कंडीशनिंग हो गया। जी। ये सोसाइटल कंडीशनिंग था, तो आपको पता चला कि आप ये कंडीशनिंग में ठीक बैठते हो। जी। आपको कभी रिवोल्ट हुआ? आपको कभी ये लगा कि मुझे औरतों के साथ नहीं रहना है, मुझे मर्दों के साथ रहना है? नहीं हुआ। नहीं हुआ जी। अभी उन बच्चों के बारे में सोचिए जो पहले से वो चाहते हैं कि वो मर्द हैं और वो मर्दों के साथ रहें।
मगर हर कोई उनके सामने उनके माँ बाप को देख लो, उनके रिश्तेदारों को देख लो, त्योहारों को देख लो, गोद भराई की सेरेमनी, हर चीज़ की जो सेरेमनी होती है वहाँ पे मर्द और औरत साथ में होता है। जब एक बच्चा, जब उसे छोटी उम्र में पता चलता है कि वो अलग है, शायद उसे पता भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे उदाहरण ही नहीं है उनके सामने। इतने लोग नज़र नहीं आते हैं जो अलग, जो मर्द और मर्द साथ में रह रहे हैं, या फिर उनके तरह और बच्चे नज़र नहीं आते हैं और अडल्ट्स नज़र नहीं आते हैं। तो सोचो कितना अलग वो लड़का खुद को महसूस करता होगा, और यह क्या वास्तविकता में कितना उसको कितनी घुटन होती होगी ऐसी ज़िंदगी में, जहाँ उसे ये बताया गया है कि उसका जो वो जो अंदर से महसूस कर रहा है वो सच नहीं है और वो सच्चाई नहीं है, और हर कोई कह रहा है। ये किसी ने, आपको तो किसी ने आके बताया नहीं ना कि आपकी ये उम्र हो जाएगी तो आपको औरतों की तरफ रुचि होनी है। मगर अगर आपको नहीं होती तो भी, अगर आपको पता भी नहीं चलता, तो समाज तो आपको बोल ही देता कि 25 साल के हो गए हो, चलो शादी कर लो। और डिफ़ॉल्ट यही होता है कि आदमी है तो औरत से शादी करेगा, औरत है तो आदमी से शादी करेगा। मुझे जब मैं तकरीबन तकरीबन 11-12 साल, जब मैं टीनेज में घुस गया था, मैं टीनेज के दौर पे घुस गया था, तब मुझे पता चला कि मुझे आकर्षण मर्दों की तरफ होता है। मगर ये भी मगर ये फुली फॉर्म्ड, मैं 45 इयर्स का हूँ अभी। जी। तो मैं जब 10 साल का था तो इट वाज द ईयर 1989, या फिर 94 में मैं 10th स्टैंडर्ड में 15 साल का था। जी। तो उस दौरान द वर्ल्ड वाज वेरी डिफरेंट। तब तब मेरी सहेली नहीं थी, कोई मैगज़ीन नहीं थी जहाँ जहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात करते थे, या हिंदी लैंग्वेज में तो बिल्कुल कम होता था ये बात। इंग्लिश मैगज़ीन्स ही मुझे लगता है तकरीबन 2010 से ज़्यादा, 2010 के बाद थोड़ा मेन स्ट्रीम, 2009 के बाद थोड़ा मेन स्ट्रीम होने लगा। मगर उसके पहले हम इसके बारे में ज़िक्र भी नहीं करते थे। तो ये सोचिए कि कितना कितना अकेला महसूस होता होगा उस बच्चे को जब उसे ये पता चलता है कि वो एकदम अलग है और उसके जैसा और कोई नहीं है। क्योंकि यू डोंट सी एग्जाम्पल्स ऑफ चिल्ड्रन हु आर डिफरेंट, जो या फिर अपने जेंडर की वजह से अलग हैं या फिर अपनी सेक्सुअलिटी की वजह से अलग हैं। क्योंकि ये तो हम मानते हैं ना कि छोटी उम्र में ही हमें पता चल जाता है। शायद उसे ये बड़े बड़े टर्म्स आप शायद नहीं जानते होंगे, समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी, हेट्रोसेक्सुअलिटी, ये सब वर्ड्स हम बाद में जानते हैं, मगर शुरुआत में ही हमें पता चल जाता है कि हमें आकर्षण किसी की तरफ हो रहा है। छोटी छोटी उम्र में ही पता चल जाता है। इसीलिए तो हम पूछते हैं कि अरे ये तो बच्चों को भी हम देखें, स्कूल में जाते हुए बच्चों को देखें तो हम बोलते हैं अरे ये बच्चा देखो टीचर को लाइन मारता है। और हमने ये बहुत, ये भले ही हमें अभी सुनने में एकदम बेकार लगता हो, मगर हकीकत की बात है कि मेरे क्लास में हमेशा एक दो टीचर्स ऐसी थी जहाँ पे हमारे सारे बच्चे जो है वो बोलते थे अरे क्या मस्त ड्रेस करके आती है। शायद वो उसको सेक्सुअल सेंस में, सेक्सुअल फीलिंग उनका डेवलप ना हुआ हो, बट वो जो फीलिंग है ऑफ गेटिंग अट्रैक्टेड, वो छोटी उम्र में पता चल जाता है। आई वॉज ऑल्सो अट्रैक्टेड टू माई फीमेल टीचर्स, आई यूज टू लव देम, मगर वो उतना ही अट्रैक्शन था जितना अट्रैक्शन मुझे मेरी माँ के खूबसूरत होने पे है। जब मुझे लगता था कि मेरी माँ देखो कितनी खूबसूरत है, बट वो कभी वो अट्रैक्शन डिडंट मूव टू सेक्सुअल अट्रैक्शन। मुझे जब आकर्षण होने लगा, आई वॉज ऑलवेज अट्रैक्टेड टू मैन, बट उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं था। मुझे पता नहीं था कि इसको इसको क्या कहते हैं। और इतना ही नहीं, मेरा ही नहीं, बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी हमारे देश में बाल यौन शोषण इज़, ये रूम में हम जानते हैं कि कम लोग हैं जिनको कॉमन कोल्ड है, मगर ये रूम में अगर हम सोचो 5 लोग हैं या 10 लोग हैं ये रूम में, तो उनमें से 10 लोग अगर मान लो तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो बाल यौन शोषण से पीड़ित होंगी।
किसी भी तरीके के। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जो जो लड़के हैं उनके साथ भी बाल यौन शोषण होता है, और ज़्यादा बाल यौन शोषण बच्चों का होता है जो लड़के होते हैं। तो मेरे साथ भी बाल यौन शोषण हुआ था 7 साल की उम्र में, और इस वजह से हुआ था क्योंकि मैं भी था घर पे और मेरा भाई भी था घर पे। तो मेरे साथ बाल यौन शोषण हुआ, उसके साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बचपन से मुझे ये पता था कि मैं अलग हूँ। Pregnancy is not just 9 months, it's a journey of love and care. With 9 and beyond, you get guidance that blends modern medical science with the timeless wisdom of Garv Sanskar. Daily activities, meditation, yoga, and masterclasses. Everything you and your baby needs to thrive. Because you and your baby deserves the very best. Download 9 and beyond today. मैं मैं चुप के रहता था, मैं सहमा सा रहता था। मैं किसी को मैं किसी को मैं अगर फैमिली में भी मर्दों के साथ उठता बैठता नहीं था। मैं सिर्फ औरतों के साथ बातें करता था। औरतों के साथ बातें करता था, बट वो बातें सेक्सुअल अट्रैक्शन की नहीं थी, वो बातें अट्रैक्शन की नहीं थी। मेरी बातें ऐसे थी कि मुझे लगता था कि वो अगर मेरी बहन अगर किसी को देख रही है तो मुझे भी वहाँ उसी तरीके का आकर्षण हो रहा है। तो आई वॉज वेरी डिफरेंट एज अ चाइल्ड। मैं जब बच्चा था तो मेरी लड़कियों के कपड़े पहनता था मैं बचपन में। तो मुझे और मैं एकदम डरा सा, सहमा सा, एकदम क्वाइट लड़का था। और ये क्वाइटनेस इसमें आया क्योंकि मुझे पता था, छोटे बच्चों को भी पता होता है जब वो अलग होते हैं। मुझे पता था कि मैं अलग हूँ। और जो अलग होते हैं, अभी सोचो अगर शेर शिकार के लिए निकला है, क्या शेर सबसे ताकतवर जानवर को पकड़ेगा शिकार के लिए, या उसको पकड़ेगा जो सबसे कमज़ोर है? तो उसे पता था कि मैं अलग हूँ। और जब हम ज़्यादा तादाद में होते हैं तो हमारी ताकत होती है। इसलिए हिरण जब देखते हो तो हिरण एकदम बड़ी संख्याओं में पाए जाते हैं, वो अलग अलग नहीं पाए जाते, बिकॉज अलग जब होते हैं तो उनमें ताकत कम होती है। उसी तरीके से जो एलजीबीटी समुदाय के बच्चे हैं, जो बच्चे जो अलग होते हैं किसी भी तरीके से, सोचो वो डिसेबिलिटी की वजह से अलग हो, सोचो इसलिए अलग हों क्योंकि उनका जेंडर अलग है, उनकी सेक्सुअलिटी अलग है, सोचो इसलिए अलग हैं क्योंकि वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है उनमें। तो किसी भी चीज़ से अलग हों तो उनमें द पॉसिबिलिटी ऑफ देम बीइंग विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड सेक्स अब्यूज इज मोर। तो मेरे मेरे मेल रिलेटिव ने मेरा बलात्कार किया 7 साल की उम्र में, और इस तरीके से बलात्कार किया कि अगर मैं लड़की होता तो मैं तो मैं प्रेग्नेंट हो सकता था। सो पेनिट्रेटिव सेक्स किया मेरे साथ 7 साल की उम्र में। और जब हम किसी चीज़ को रोकते नहीं हैं वो चीज़ बढ़ जाता है, और जब हम हिंसा को रोकते नहीं हैं तो जो जो हिंसा कर रहा है उसे और हिम्मत मिल जाती है कि वो और हिंसा करें और क्रूरता करें। और वही हुआ मेरे साथ। तो मुझे पता था कि, और हम बच्चों को हमेशा पूछते हैं कि यार तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है। हम कभी एडल्ट्स को पूछते नहीं है तुमने देखा क्यों नहीं कि ये बच्चा अलग था, बच्चा क्वाइट था, तो तुमने देखा क्यों नहीं। हम बच्चों को कभी नहीं पूछते, ये हम एडल्ट्स को कभी नहीं पूछते, बच्चों को पूछते हैं तुमने तब बताया क्यों नहीं। तो इसलिए नहीं बताया क्योंकि शब्द नहीं होते बच्चों के पास, यौनिकता के लिए कोई शब्द नहीं होता। वो बच्चे कभी ये नहीं कह पाते हैं कि मेरे साथ बलात्कार तो बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे लगता था कि तब हम हिंदी फिल्म में भी देखते थे कि जब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, एक तो ये देखते थे कि लड़कियों के साथ होता है जब वो ज़बरदस्ती, और ज़ोर ज़बरदस्ती होता है तो हम बस ये देखते हैं कि ब्लाउज़ उड़ रही है या फिर साड़ी फट गई है, और मैं ना साड़ी पहनता था ना ब्लाउज़। तो मुझे पता नहीं था कि मुझे समझ में आता था जब मैं पद्मिनी खुलापुरी को प्रेम रोग में देखा मैंने, क्योंकि मैं राज कपूर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ।
तब मैंने पद्मिनी कोल्हापुरी को देखा कि वो प्रेम रोग में उसके साथ बलात्कार हुआ है, उसके जेठ ने बलात्कार किया है। या फिर इंसाफ का तराजू में अगेन पद्मिनी कोल्हापुरी को मैंने जब देखा कि उसके साथ ये हो रहा है, तो आई कुड रिलेट टू दैट इमोशन इवन एट दैट यंग एज। बट ये सब तो एडल्ट्स फिल्में हैं ना। और ये तो मेरी 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 माँ ने कभी रोकने लगाया, इसलिए मैं देख पाया। तो बच्चों को तो हम दिखाते नहीं हैं, बच्चों को हम बात नहीं करते हैं इस चीज़ के बारे में, तो भाषा कहाँ से मिलेगी मुझे? हम योनि को योनि नहीं बोलते हैं, हम लिंग को लिंग नहीं बोलते हैं। इसीलिए तो हम जो पहले सीखते हैं, हम हिंदी में माँ बहन की गालियाँ सीखते हैं, मगर हम तब भी हम नहीं जानते हैं कि योनि को योनि बुलाया जाता है, कि वो जो सी वर्ड जो यूज़ करते हैं वो योनि का वर्ड नहीं है, वो गाली है। ये हम बाद में सीखते हैं। तो मेरे पास एक तो शब्द नहीं थे, और दूसरे बार अपने बच्चों का डॉक्टर को देखा है जब वो बच्चों को इंजेक्शन देते हैं, वो खेलते हैं ऐसे 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 खेलते हैं बच्चों के साथ, और फिर सडनली इंजेक्शन कर देते हैं, और फिर बच्चा और बोलते हैं कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, और बच्चा खुश हो जाता है। एज एन अडल्ट कोई अगर आपको ऐसे ऐसे करें और इंजेक्शन डाल दें, आप कस के मारोगे उसको, बिल्कुल। है ना? तो हाँ, तो ये बच्चे जो हैं वो जल्दी भूल जाते हैं, ये उनका डिफेंस मैकेनिज्म है। तो वो दर्द को रिटेन नहीं करते हैं, वो भूल जाते हैं। तो मेरे ज़िंदगी में यही हुआ कि मैं एक ज़िंदगी था जब मेरा यौनिक शोषण होता था, एक ज़िंदगी था जब मेरा यौनिक शोषण नहीं होता था, एंड दीज वर लाइक टू पैरेलल लाइंस, और ये कभी जुड़ते नहीं थे। यानी कि मैं जब जब मेरा शोषण होता था तब मुझे याद ही नहीं होता था कि मेरी एक अलग ज़िंदगी है, जब मैं खुशहाली की ज़िंदगी, जहाँ पे मैं खुश हूँ, जहाँ पे मैं बुलंद हूँ, जहाँ पे मैं आज़ाद हूँ, ये मुझे पता ही नहीं होता था जब मेरा बाल यौन शोषण होता था। क्योंकि इट वाज ऑलमोस्ट लाइक मेरे पास एक ऑन ऑफ बटन है, वो बटन ऑफ हो गया है, तो मेरे साथ जो मेरा बलात्कारी जो है वो मेरे साथ जो भी करता था, मुझसे कहता था कि कपड़े निकालो वहाँ सो जाओ, मैं सो जाता था, और मेरे साथ कुछ भी करता था। मैं कभी ना ही मैं चिल्लाता था, ना ही मुझे कोई दर्द होता था, मेरा पूरा बॉडी सुन पड़ जाता था, मेंटली मैं शट कर देता था मेरे पूरे बॉडी को। और जब बाद में जब मैं कपड़े पहनता था और जब मैं स्कूल जाता था, और स्कूल में मुझे बेंच में, हम अभी तो लोग फैंसी स्कूल्स में जाते हैं, वो एकदम 5 स्टार होटल जैसे होता है स्कूल्स, मगर हमारे ज़माने में हमारे स्कूल के बेंचेस होते थे, वुडन बेंचेस होते थे। वो वुडन बेंच पे मैं जब बैठता था तो मुझे दर्द होता था, बिकॉज आई वुड बी एनली पेनेट्रेटेड। तो तो मेरा जब तो मुझे दर्द होता था सडनली, मगर मुझे याद नहीं आता था कि मुझे दर्द क्यों हो रहा है। और ये हम जब दर्द होता है और ये जो चीज़ें होती हैं, वो खौफ जो होता है, वो डर और वो खौफ जो है, वो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो अपना घर कर जाता है। तो वो मुझे आता था जब मैं तकरीबन 12-13 साल की उम्र तक मैं बेड में सुसु करता था। तो क्योंकि और मुझे डर लगता था, मैं रात को उठ के मम्मी को खोजता था, मम्मी की हाथ पकड़ के सोता था। कभी बाहर जाऊं तो लोगों के सामने बात नहीं कर पाता था, मुझे डर लगता था उस बात से। हर चीज़ से मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो एकदम लो था। द ओनली टाइम जब मुझे कुछ करने का, जब मुझे अच्छा लगता था, जहाँ पे मुझे लगता था मैं खुद खुल के जी सकता हूँ, वॉज व्हेन आई यूज्ड टू डू ड्रामा। जब मैं स्कूल के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता था और मैं स्टेज के सामने होता, क्योंकि तब मुझे मैं नहीं बनना है, मैं किरदार जब निभाता था, मैं और किसी कैरेक्टर जहाँ पे मैं चिल्ला सकता था, आई यूज टू बी एबल टू स्क्रीम शाउट, आई यूज टू बी एंग्री, आई कैन बी एवरीथिंग, मैं खुल के हंस सकता था, आई कुड बी एवरीथिंग व्हेन आई वाज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो इसलिए मुझे अगर मैं जिंदा हूँ आज तो बहुत बहुत ज़्यादा श्रेय राज कपूर को जाता है, श्रीदेवी को जाता है, क्योंकि मैं जब भी उनके फिल्म्स देखता था तो मैं ये नहीं सोचता था कि मैं, अरे वाह क्या डायरेक्शन अच्छा है,
ये सब मेरे दिमाग में नहीं आता। मेरे दिमाग में आता था कि यार मैं वो कैरेक्टर हूँ। मैं मोगैम्बो भी हूँ, मैं सीमा भी हूँ, और मैं मिस्टर इंडिया भी हूँ। और अगर तीनों में मैं अगर कोई हूँ तो मैं सीमा हूँ। ओके, सीमा जो श्रीदेवी का किरदार था। मैं अगर सदमा देखता था तो मुझे लगता था कि यार मैं तो ये सिर्फ श्रीदेवी का ही कैरेक्टर हूँ, क्योंकि वही हुआ है मेरे साथ। क्योंकि वो भी सदमा में उसके साथ वही होता था कि एक समय था जब वो उसको याद आ गया सारा बचपन, और एक समय जो उसको याद ही नहीं था। तो वो मेरे लाइफ को मिमिक करता था। और एक चीज़, नगीना में श्रीदेवी वॉज अगेन द सेम थिंग। निगाहें, श्रीदेवी वॉज अगेन द सेम थिंग। जो उसके पास दो पर्सनालिटीज़ थे, जो दोनों पर्सनालिटीज़ को वो जीती थी। और अगेन उसके पर्सनल लाइफ में अगर श्रीदेवी को देखो, वो कैमरा चालू करो तो सडनली उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाती थी। मतलब शी वॉज अ गुड परफॉर्मर। और उसको पर्सनल लाइफ में देखो, उसको इंटरव्यूज़ देखो, इतनी शाई थी, इतनी सॉफ्ट डरी सी, सहमी हुई सी। आपको लगे यार ये एक्टिंग कैसे कर सकती है, और सडनली कैमरा ऑन करो एंड शी इज़ टू बी डिफरेंट। सो in fact a lot of these Looking for a trusted companion for your pregnancy journey? Nine and Beyond brings you a unique blend of modern science and ancient Indian wisdom. From expert led masterclasses to daily structured activities, everything is designed to support you every step of the way. Your complete guide to a confident, healthy pregnancy. Download 9 and Beyond today. अब मैं बचपन में मायापुरी और ये सब देख देख के, मैं पढ़ पढ़ के मैंने देखा है कि ये लोग सबके पर्सनल लाइफ्स क्या हैं एक्टर्स के। और उससे मुझे बड़ी हिम्मत मिली। और वो एंड ऑफ कोर्स कुत्तों से मुझे हिम्मत भी मिली कि मैं खुद के सेक्सुअल पहले तो ये समझ सकूं। बहुत सारे रेवलेशंस होते हैं ना हमारी ज़िंदगी में। पहला, आप जैसे आप में रेवलेशन हुआ कि आप लड़के हो, मगर आपको कोई सेरेमनी नहीं करनी पड़ी, आपको बोलना नहीं पड़ा। आपने जब बोला मैं लड़का हूँ तो कोई आके चौंक नहीं गया, अरे इसमें कौन। अब अगर आप बोलते हैं कि मैं लड़का हूँ, मुझे पता चला है, तो लोग शायद हंसते आप पे, बोले अरे इसमें पता होने की क्या बात है, तुम तो बचपन से लड़के हो। बट मुझे जब पता चला कि मुझे लड़कों की तरफ आकर्षण होता है, तब मुझे समाज का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं अलग पड़ गया था। मुझे जब ये पता चला कि मेरा बाल यौन शोषण हुआ है, क्योंकि तब तक मैं जब स्कूल में था तो मुझे पता नहीं था कि ये कब हो रहा है, क्योंकि मैं दो अलग अलग दुनियाओं में जीता था। दो पैरेलल लाइंस थे जो कभी मीट नहीं करते थे। जब स्कूल से जब मैं कॉलेज गया, यहीं बम्बई में गुरु नानक खालसा कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई। और खालसा कॉलेज में मैं जब पढ़ाई करता था, तब शुरुआत में बड़ी दिक्कत हुई। और एक देखो, सरदारों का कॉलेज तो एक स्टीरियोटाइप होता है ना सरदारों का, कि एकदम ऐसे स्ट्रांग होंगे, स्ट्रांग विल्ड होंगे, और एकदम कट्टर होंगे हर चीज़ में, एकदम मैस्कुलिन, सिंग इज किंग वाला जो माहौल है। तो वो सोच थी मेरी कि यार यहाँ कहाँ एकदम गुंडागर्दी और ये सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे, माचो इमेज है। माचो इमेज है। जी। तो बट और नेगेटिव स्टीरियोटाइप ऑफ माचो, राइट। तो मुझे लगा, तो मैं खालसा कॉलेज मैंने ज्वाइन किया, और डर डर के शुरुआत में मैं चलता था कॉलेज में। मगर ये होता है ना हमारे साथ कि आपने भले ही, और मैंने किसी को अपने ज़िंदगी के बारे में, मेरे बाल यौन शोषण के, मुझे ही पता नहीं था, तो मैं लोगों को क्या बताऊं, किसी को बताया नहीं था। मगर एक होता है ना हमारे साथ भी, आपके साथ भी हुआ होगा, जब आपको गाने के सारे बोल एक समय पे पता होता है, एक संदर्भ में आपको सारे बोल पता है, मगर सडनली कोई पूछ रहा है और आप बोलते हैं यार मेरे को दो लाइनें ही याद है, बाकी के लाइन क्या है बताओ। जी। ये सोचो आपको सारी जिंदगी के साथ होता कि आपको आपको आपके साथ कोई दुर्घटना घटी है, और आपको पूरा फोटो जो है, इमेज जो है आपके सामने आता ही ना हो, मगर आपको क्या वो डरावने सपनों के जैसे आपके आपको आपको खौफ के नज़रिए से आपको दो तीन सीन्स याद आती हैं आपके पास्ट लाइफ के, आपके आपके ओन लाइफ के, जी। मगर आपको सारा सीन नज़र नहीं आता। तो सोचो आपको आपकी ज़िंदगी में क्या बीतती होगी, हाउ डिफ़िकल्ट इट विल बी फॉर यू।
तो मेरे साथ वो होता था, कुछ सीन्स याद आती थी मगर सारे इट्स वाज लाइक पार्ट्स ऑफ द जिक्सॉ पजल, मगर सारा पजल साथ में जुड़ता ही नहीं था। कभी ये सीन याद आता था कि कोई मुझे मार रहा है, कोई ये सीन याद आता था कि कोई मुझे कि कोई मुझसे बड़ी मर्दानी आवाज़ में मुझे गाली दे रहा है, मगर ये याद नहीं आता था कि मेरे साथ वो शख्स कौन है जो मेरे साथ कर रहा है। ओके। और इतना ही नहीं, जब मैं तकरीबन 12-13 साल का हो गया था, मेरे जो एब्यूज़र हैं, जो मेरे मेल रिलेटिव हैं, वो घर पे और भी लोगों को लेके आने लगे। तो मेरे साथ सिर्फ बाल यौन शोषण नहीं, सामूहिक बाल यौन शोषण होने लगा। आई वॉज गेटिंग गैंग रेप्ड क्वाइट ऑफन एंड दैट हैड अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन माई एंटायर साइकोलॉजी। और ये मुझे तब मुझे पता चला क्योंकि मैं एक बार यूजुअली ये अ, बॉम्बे में ही माटुंगा के पास एक जगह पर वो उसके घर पर मुझे ले जाया करता था और मेरे साथ बाल यौन शोषण होता था। और जब यूजुअली सैटरडे या कुछ होता था, मुझे दिन याद नहीं है, जब पे कोई आता नहीं था दोपहर को, मगर एक बार मुझे याद है, बेल बजा, सडनली इट वाज, ये जो लोग आ रहे थे, इट वाज ये जो कर रहा था, यूजुअली करता था, ख़त्म हो जाता था, कपड़े पहन लेता था और मैं ऐसे एक्ट करता था जैसे अंकल तुम कैसे हो, मैं ऐसे बात करता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यानी मैं भूल ही जाता था, मतलब मुझे उस आदमी का भी खौफ नहीं होता था। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक स्विच ऑफ किया, स्विच ऑन किया, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक दैट। मगर ये बार बेल बजा, क्योंकि इंटरप्ट ही नहीं होता था। इट वाज लाइक, हम लोग बोलते हैं ना, यू गोइंग टू अ ट्रांस। सो आई वेंट इनटू अ ट्रांस दैट टाइम एंड एकदम मंत्रमुग्ध होके मैं, मेरे साथ ऐसा नहीं कि उसने कुछ काला जादू किया, वो बच्चों की साइकोलॉजी वैसे है, विच इज़ वे चिल्ड्रन कैन अफोर्ड टू फॉरगेट, कैन आर एबल टू फॉरगेट। तो उसने मगर ये बार बेल बजा और 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 मैं, एंड एज अ रिफ्लेक्स एक्शन, व्हेन यू आर नेकेड एंड बेल बजता है, तो तुम्हारा पहला ये होगा कि तुम कपड़े पहनो। आई जस्ट रिएक्टेड दैट वे, सडनली कपड़े पहन, मैं अपनी अंडरवेयर चड्डी जो है वो पहनने लगा। उसने मुझे पहनने नहीं दिया एंड देन ही, दरवाज़ा खुला, 5 लोग आए एंड एक के बाद एक सब ने बलात्कार किया। 5 लोग थे, 6 लोग थे, मुझे अभी भी मुझे वो इमेजेस पूरी तरीके से मेरे मेरे दिमाग में, मेरे जहन में हैं, कहीं तो स्टोर्ड हैं। आई डोंट रिमेंबर द फेसेस ऑफ ऑल पीपल हु सेक्सुअली असॉल्ट एंड दैट बिकेम अ रेगुलर फीचर टू। ये तकरीबन मेरे साथ हर फोर्टनाइट होता था, 15 दिन या 20 दिन के बीच में मेरा बलात्कार होता था और उसके बाद सामूहिक बलात्कार भी होने लगा, which happened on a regular basis. So by the time uh, 40 I was like teenage, और teenage के बाद 18 साल की उम्र में, मुझे पता नहीं, I don't know how many men would have slept with me, or is it only these 5 men? I don't remember. I don't quite remember everyone's faces, everyone's names. Those things are not clear to me. एंड पहले मैं खोजने की कोशिश करता था, मुझे लगता था मुझे, बट अभी मैं उसके पीछे नहीं भागता हूँ। आई डोंट वांट टू फाइंड आउट ऑल्सो। आई मीन इफ़ आई, अगर मेरे तकदीर में होगा कि मुझे पता चलना होगा तो चलेगा, नहीं है तो क्या बोलेंगे आप? मैं मिला भी हूँ कुछ लोगों से। और एक बार वडाला स्टेशन में हुआ था ये बात, कि मैं ज़्यादा लोगों को मैंने बताया नहीं है इसके बारे में। तो जहाँ पे मैं एक शख्स से मिला था और जिन्होंने बोला मेरे साथ बहुत, और ये सत्यमेव जयते में आने के बाद था, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे सत्यमेव जयते में, जब मैं आमिर खान के शो सत्यमेव जयते में था मैं, और जब सत्यमेव जयते से बाद आया तो बहुत, मतलब इट वाज अ नेशनल शो, जो कि मैं उसके पहले भी आ चुका हूँ टीवी में, मुंबई मिरर में,
एक एक जर्नलिस्ट हैं, मलय देसाई थे वहाँ पे, तो उन्होंने एक स्टोरी की थी मेरे बारे में। तो आई बीन ऑन न्यूज़ पे, इनफैक्ट प्रिंट मीडिया हैज़ द क्रेडिट ऑफ डूइंग इट, एंड देन आई हैव कम ऑन एनडीटीवी, वेरियस प्लेसेस बिफोर सत्यम। बट सत्यमेव जयते एकदम ऐतिहासिक शो था, बिकॉज इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक द इंडियन ओपरा विनफ्री शो। एंड दी तो ये सत्यमेव जयते में आने के बाद मैं अगर, तो बहुत सारे लोग मुझे मिलते थे रास्ते में भी, वो बोलते थे कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, मेरे बच्चों के साथ, में कुछ बच्चे मिलते थे बोलते थे मेरे साथ हुआ है, तो मैं उनके माँ बाप से मिलता था। तो बहुत सारे, लाखों, I mean, in lakhs I would have spoken to people who would have written to me emails, या तब तो इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक में लिखते थे। और बहुत लोगों से वो शो ने बहुत, जैसे कि ये शो भी खुलेगा, but so what Amir Khan is doing, you are on that seat, so this show will also do the same thing. तो इसलिए थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज अभी जरिया बन रहे हो। तो थैंक यू। आप मतलब मैं जब, एक छोटी सी स्टोरी है जो मेरे जहन से जाती नहीं है। हमारी बिल्डिंग में एक बच्चा था जो तकरीबन उन दिनों वो 7-8 साल का था जब हम उससे पहली बार मिले। शायद 6 साल का, शायद 7 साल का। तो क्योंकि वो बच्चा था, हमसे 4-5 साल 6 साल छोटा था, तो हम जैसे हर बड़े बच्चे छोटे बच्चों को प्यार करते हैं या दुलार करते हैं, आते जाते हाई फाई देते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, बिल्डिंग में साथ खेलते हैं। वो बच्चा अलग था। वो बच्चा अलग था और वो धीरे धीरे अपने अलग होने को वो जस्टिफाई नहीं करता गया कि, और उसके लिए लड़ता भी रहा। आई रिमेंबर सैलून में मैं बैठा हूँ, नेक्स्ट चेयर पर वो बच्चा बैठा है, उसके पास उसका बड़ा भाई खड़ा है जो उसके लंबे बालों को कटवा रहा है कि तूने बहुत लिमिट क्रॉस कर दी है, अब तेरे ये बाल कटेंगे। उसके बाल कट रहे हैं और उसके आंसू गिर रहे हैं, मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं। तो मेरे दिल में आया कि मैं उसको रोकूं कि रहने देना यार, तू, उसका मन है, उसके बाल हैं, उसका मन है अगर उसके लंबे बाल रखने हैं उसको तो। बट मैं बोल नहीं पाया क्योंकि अंदर ही अंदर मैं भी तो उसी, जो हमारे सोसाइटल रूल्स हैं कि मैं उसी में बंदे हो। लड़का तो बाल छोटे होने चाहिए या नॉर्मल होने चाहिए, और लंबे बाल भी हैं तो वो मर्दाने तरीके से संवरे होने चाहिए, वो लहरते हुए नहीं होने चाहिए, वो बालों को झटका देते हुए नहीं चलना चाहिए। उफ़, वो कितना ख़राब लगता है। ये चीज़ें थी। हालांकि पर्सनली मैंने कभी उसको ऐसा कुछ कहा नहीं, मैं बल्कि उससे मिला भी। इस छोटे से इंसिडेंट के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी उसकी लाइफ के, उसके जो स्टेजेस आए जब वो 14 साल, 15 साल, 18 साल, तो एक वो भी पॉइंट ऑफ टाइम आया जब उसे घर से जाने के लिए बोल दिया गया। फिर वो अपनी तरह के लोगों के साथ रहने लगा, किन्नरों के साथ भी रहा। मुझे बहुत अभी हाल ही में पता चला कि वो अब नहीं रहा। तो मुझे तो वो छोटा बच्चा ही याद है जो लिफ्ट में मिल जाया करता था, और बहुत छोटा बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा। हम लोग उसकी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। और जब आप अपने बारे में बता रहे हैं तो मुझे वही याद आ रहा है। मैं उसका नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि हम लोग क्यों इस नज़रिए से देखते हैं कि अगर वो अलग है तो गलत है। अलग ही है ना। अलग ही है ना। हाँ, और हम सब चाहते हैं बच्चे अलग हों। आपके अगर बच्चे होंगे, आप क्या चाहोगे कि आपका बच्चा क्लास में 21st रैंक आए? अब यही चाहोगे ना, फर्स्ट रैंक आए। तो अलग हो मतलब, उस मतलब आपका सक्सेस के लिए आप अलग हो, मगर बाकी चीज़ों के लिए भी तो अलग हो सकता है। तो ये सोचे कि अगर फर्स्ट ट्रांसजेंडर निकल के आए, और हम पैदा कहाँ होते हैं, हम पैदा कहाँ होते हैं? आप आपके बच्चे हैं, बिल्कुल जी। आपके बच्चे क्यों नहीं हो सकते हैं? शिवाजी जन्मायचं पण शेजाराच्या घरी, क्यों? शिवाजी क्यों बाजू के घर पे पैदा होना चाहिए?
शिवाजी क्यों मेरे घर पे पैदा नहीं हो रहे? बिकॉज शिवाजी मेरे घर पे पैदा होगा तो उसको वॉर पे भी जाना होगा, वो मरेगा भी, लड़ेगा, लड़ेगा भी, सहेगा। सहेगा भी, बट एंड में उसको वीरगति के प्राप्त भी होगा ना। तो हम नहीं चाहते कि शिवाजी हमारे घर हो, शिवाजी बागल में हो। आप मेरे स्टोरी को सराहते हो तो आप बोलिए, आपके बच्चे अगर कल आके आपसे कहें कि मैं अलग हूँ, कि कोई किसी भी तरीके से अलग, कि मैं समलैंगिक हूँ, कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, या फिर किसी के भी बच्चे जो ये शो देख रहे हैं आपके बच्चे हैं, तो क्या आप फेंक दोगे बच्चे को? बिल्कुल नहीं। अरे हम तो भगवान, और हमें किसने बनाया? अगर भगवान ने बच्चों को बनाया है तो हमें किसने बनाया? हमें क्या शैतानों ने बनाया? भगवान नहीं बनाया ना, वो भी किसी कारणवश बनाया होगा, वो भी इसलिए बनाया होगा कि प्रकृति के नियम अनुसार ही बनाया होगा, बिल्कुल। है ना। शायद मर्दों और औरतों की तादाद इतनी बढ़ गई कि बच्चों कि भगवान ने खुद किन्नरों को भेजा है ताकि ताकि संतुलन बना रहे। ऐसे भी तो हो सकता है। या फिर मर्द जो औरतों के साथ रहते हैं, औरतें जो मर्दों के साथ रहते हैं, उनकी तादाद इतनी बढ़ गई और इतने बच्चे करने लग गए कि उन्होंने समलैंगिक को बना दिया। और ये सिर्फ ये जो चीज़ है, ये सिर्फ मनुष्य जीवन में नहीं है, ये तो जानवरों में भी पाया गया है। हर जानवर, और मनुष्य भी एक जानवर ही है। हमें भले ही बड़ा लगता हो, कि हमें लगता हो कि, मगर आप अगर आप कोई भी धर्म को मान लें, उसमें सब एनिमल्स का जिक्र है। सभी को तो सभी को माना गया है। तुम चर्च में जाओ तो लैम्प के ऊपर भी वो एक हेलो होता है। ओके, इन इन इस्लाम दे कैट्स को संभालते हैं। सो बेसिकली देर इज अ रिस्पेक्ट फॉर लिविंग क्रीचर्स इन एवरी रिलीजन। उसका इंटरप्रिटेशन आप भले लगाते हो, गलत लगाते हो, मगर कोई रिलीजन ये नहीं कहता कि हिंसा प्रैक्टिस करो, क्रूरता के साथ रहो। कोई रिलीजन ये नहीं कहता। और अगर आप मानते हो कि क्रूरता के साथ रहना है तो वो रिलीजन नहीं है। मैं वो रिलीजन को रिलीजन ही नहीं मानता। मतलब आप जिस तरीके से मानते हो वैसे नहीं मानता, क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ कि इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, जुडाइज्म हो, कोई भी रिलीजन ये कहता है कि आप किसी के साथ, इंसान या पशु के साथ क्रूरता के साथ पेश आए। ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है। ये हम उसको इंटरप्रेट वैसे करते हैं, क्योंकि हमें मटन मच्छी खाना है तो हम उसे इंटरप्रेट वैसे कर लेते हैं, हम सहूलियत के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से कर लेते हैं। मुर्गा चलता है या अंडे चल जाते हैं या मटन तक ठीक है, लेकिन मैं वो नहीं खाता या मैं वो नहीं खाता, तो सहूलियत के हिसाब तो से तो नेचर ने ही मुझे ऐसे बनाया। तो मेरा जो स्टोरी है, 18 साल की उम्र में मैंने जब खुल के बोला इसके बारे में, आप जिक्र कर रहे थे खालसा कॉलेज का। खालसा कॉलेज का, वही मैं खालसा कॉलेज में मुझे लोग चिढ़ाते थे काफ़ी, क्योंकि मैं चलता था एक अजीब तरीके से। और मेरा जो एक स्कूल में फ्रेंड था, जैसे बोला ना कि आपको गाने के कुछ लफ्ज़ याद हैं कभी कभी, अचानक मगर पूरे गाने शायद याद नहीं हो कभी कभी। तो बट आपका फेवरेट गाना है, बट आपको सडनली याद नहीं आ रहा है, तो दो तीन चीज़ें हो सकती हैं उसमें। या फिर आप दिमाग खुजाते रहो बोल के कि यार मेरे को गाना याद क्यों नहीं आ रहा है, या फिर आप बस रहने दो, है ना। तो ये मेरे साथ ज़िंदगी के साथ होता था। तो मैंने को जब गाना एक बार पूरा गाना याद आया, यानी कि मेरे पूरे वाक़या जो मेरे साथ ज़िंदगी में बीती है, वो मेरा बलात्कार जो हुआ जब मुझे याद आया, मैंने एक दोस्त को बताया स्कूल में। मैं SIS हाई स्कूल में पढ़ता था। और स्कूल वाले ने जाके, मेरे जो फ्रेंड है वो जो मेरे साथ जब कॉलेज आए थे, कॉलेज में सबको पता चल गया कि मेरे साथ बाल यौन शोषण हुआ। और ये 95-96 की बात है। तो उनके लिए हम तब शोषण के बारे में बात नहीं करते थे, मेल चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ के बारे में। तो उन्होंने सोचा मैं अपने अंकल के साथ सो के आया। तो उन्होंने कॉलेज के जो ग्राफिटी वॉल्स हैं, जो बाथरूम में टॉयलेट्स होते थे, तो वहाँ पे पूरा लिख दिया। और तब मेरा कैरिकेचर बनाते थे। अभी बोलते तो मैं बोलता कि यार मैं न्यूड पोस्ट करता हूँ, अच्छा बनाना, मगर वो टाइम इतनी हिम्मत नहीं थी। तो
तो उन्होंने कैरिकेचर बनाया, मेरा मोबाइल नंबर डाला, मोबाइल नंबर तो नहीं था वो टाइम, लैंडलाइन नंबर डाला। तो मुझे फ़ोन आते थे, अश्लील कॉल्स आते थे घर पे। लोग FUCK लिखते थे और छा बेंच में, और मैं जब बैठता था तो मेरे पिछवाड़े में लिखा हुआ होता था, फ़क लिखा होता था, तो लोग चलते थे पीछे, हंसते थे। तो मैंने 3 बार अपने जान लेने की कोशिश की, और तीनों बार मैं बच गया कभी कभी। और जान जब लो ना, आपको 1 सेकंड भी मिल जाए कि आपको समझ में आए कि यार मैं अपनी जान ले रहा हूं, तो आप जिंदगी की तरफ भागोगे, है ना। जब लाइक इफ यू हैव वन मोमेंट ऑफ सैनिटी इन दैट मोमेंट, जब आप एकदम एकदम ऐसे ऐसे स्टेज पे हो, व्हेन यू आर इन सो मच दिस थिंग दैट आई विल डाई, यू वन मोमेंट ऑफ सैनिटी, एक कोई आपको माइंड डाइवर्ट करके राइट इसमें आ जाए तो आप ये कर। तो मुझे भी जब मैं देख रहा था मेरा खून बह रहा है, तो तो मेरे को डर लगा और मैं खुद डॉक्टर के पास चला गया। मैंने जब देखा कि मैं ऊपर हूँ और जब मैंने देखा कि मैं कूदने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे चक्कर आ गया, मुझे हाइट से वैसे ही डर लगता, मैं उल्टा गिर गया। अगर मैं ऐसे गिरता तो मैं आज आपके सामने नहीं होता, मैं ऐसे पीछे गिर गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने की और मैं ज़िंदा रहा। और उसी दौरान मेरे घर में एक अ, एक मेरा एक बच्चा आया, मेरे घर में एक कुत्ता आया, उसका नाम जिमी था। एंड जिमी मेरे साथ, जिमी अगर होता तो अभी 30 साल का होता। तो जिमी मेरे साथ बातें, तो मैं जब घर आता था, जर्मन शेपर्ड डॉग था, बट जर्मन शेपर्ड की ज़रूरत नहीं, कोई भी डॉग इज़ एज लविंग। बट जिमी, मैं घर जब आता था तो जिमी मुझसे इंश्योर करता था कि मैं उससे बात करूं। तो मैं अपना सर उसके पॉज के बीच में रखता था और उससे बात करने लगता था। और बात करते करते मेरी जो स्टोरी है, वो स्टोरी को मैंने जिम्मी को बताया, बिकॉज मेरा जो पहला पर्सन था जिसने मेरी पूरी स्टोरी को विदाउट स्टॉपिंग किसी ने अगर सुना है, वो मेरे कुत्ते ने सुना है। मेरी माँ ने भी नहीं सुना। मेरी माँ को पता ही नहीं था कि बाल यौन शोषण लड़कों के साथ हो सकता है। मेरे कुत्ते ने ना मुझसे मेरा जात पूछा, ना मेरा जेंडर पूछा। मेरे कुत्ते ने मुझे सुना, और उसके सुनने की वजह से मैं आपके सामने आज बैठा हूँ। इफ माई डॉग हैड नॉट लिसन टू मी, आई वुडेंट बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू स्पीकिंग टू यू। आई वुड हैव डाइड इन एवरी अटेम्प्ट। जब मैंने खुद की जान लेने की कोशिश की, वो जो 1 सेकंड की बात जो आई, लास्ट एक बार जो मैंने जान लेने की कोशिश की, द रीज़न आई रैन टू द डॉक्टर, कि मुझे आया कि मेरे बाद मेरी जिम्मी का क्या होगा। दैट्स द रीज़न वाई आई रैन द ओनली टाइम व्हेन आई वाज कॉन्शियस। 2 टाइम तो मैंने और कुछ करने की कोशिश की थी जहाँ पे मेरी जान जा सकती थी, बट मैं घबरा गया था। ये बार जो मेरा कॉन्शियसनेस आया, बोला यार मैं तो मर जाऊंगा, मगर जिम्मी का क्या होगा। मेरे को उसके साथ जीना है, मेरे को उसके लिए जीना है, क्योंकि वो मेरे लिए जी रहा है। तो जिम्मी को मैं बताते बताते मुझे खुद एहसास हुआ, मुझे खुद ये आभास हुआ कि मेरी ज़िंदगी में क्या बीती है। आपको क्या लगता है, अगर अभी जैसे आज सेक्स एजुकेशन की बात होती है स्कूल्स में, बच्चों में थोड़ा खुलकर लोग बात करने भी लगे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या ये काफ़ी है या उस वक्त ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं होता था? इस पे ज़रा आपका क्या? उस वक्त तो सेक्स एजुकेशन तो दूर की बात है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे खुल्लम खुल्ला हमारे जो मंत्री हैं वो असेंबली में पॉर्न देखते हैं। तो वो अपोज भी करते हैं सेक्स एजुकेशन को, क्योंकि आपके आपके दिमाग में वो, क्योंकि आप पॉर्न देखते हो, आपको लगता है सेक्स एजुकेशन मतलब बच्चों को पॉर्न दिखाना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इट इज़ नॉट शोइंग पॉर्न। ये आपके आपके बच्चों को बचाने के लिए है, ताकि बच्चों को पता, और सिर्फ सेक्स नहीं, सेक्स और जेंडर एजुकेशन, जहाँ बच्चों को पता चले कि वो जो भी हैं उनको वैसे स्वीकारें, वो जिनको भी चाहें उनको वैसे स्वीकारें, नॉट जस्ट हु दे आर
first of all accept who you are, and also accept who you love. Accept the fact that you could fall in love with someone of your own gender and other gender, and it's absolutely okay. और मैं चाहता हूँ कि कुछ साल बाद अगर आप मुझे बोलें कि यू नो वी एक्सेप्ट यू, तो मैं भी आपको बोल पाऊँ कि वी ऑल्सो एक्सेप्ट यू. आप भी मुझसे अलग हो ना, मैं भी तो आपको एक्सेप्ट कर रहा हूँ. ये आपका एक्सेप्टेंस इतना बड़ा कैसे हो गया? मेरा भी तो एक्सेप्टेंस है ना, मैं भी तो एहसान कर रहा हूँ आप पे. एग्जैक्टली ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो ये है कि हमारा दिल बड़ा है, हम आपको ऐसे एक्सेप्ट करते हैं, इट्स ओके. अरे हमारा भी तो है बड़ा. हम तो तब से देख रहे हैं आप सब एक जैसे हो. हमने तो एक्सेप्ट किया है ना आपको. हम भी आपके शादियों में आते हैं. आप बोलो कितने गए शादियों में गए हो? आप बताओ टू शेयर दिस कितने में गए? मैरिजेस में तो मैं नहीं गया हूँ, लेकिन आई रिमेम्बर क्योंकि हम वेडिंग्स वगैरह में आना जाना होता है इवेंट्स में, तो देयर वाज अ वेडिंग जिसमें कपल तो मेल एंड फीमेल थे. या अब जो ब्राइड थी, ब्राइड की सिस्टर वाज सिटिंग विद अ गर्ल, और मैं काफ़ी देर तक देखता रहा कि वो थोड़ी अलग है और वो खुश थी. वो और वो जो उसके साथ बैठी हुई लड़की थी वो खुश थी. तो मुझे लगा दोनों शायद वो बेस्टीज होंगी या पक्की सहेलियां होंगी, दोनों खुश हैं. लेकिन वो साथ साथ जहाँ भी जा रहे हैं वो साथ साथ जा रहे हैं. तो ऐसे क्यूरियोसिटी में मैंने पूछ लिया किसी से कि ये कौन है. तो सामने वाले ने बड़े नॉर्मली मुझे बताया कि ये लेस्बियन कपल हैं. आई सेड अच्छा ये एक्सेप्ट हो गया है क्या? हम्म. लुक एट मी, ये साल है 2024, 25, 26, और हम लोगों के लिए अभी भी ये है कि पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे. अच्छी खासी शादी जिसमें लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उसमें वो कपल हैं वहाँ पर. और हैट्स ऑफ टू हर मदर जिसने उन्हें, अब मैं ये हैट्स ऑफ उनको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े एक बहुत ही बड़े नियम को क्या कहते हैं, चैलेंज किया कि नहीं, शी इज़ माई डॉटर एंड शी वॉन्ट्स टू लिव हर लाइफ लाइक दिस एंड आई एम ओके. आई मीन आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन. तो आप कौन होते हो? तो आई सॉ दैट हैप्पीनेस, दैट सेटिस्फैक्शन. आई मीन सेटिस्फैक्शन भी मैं क्यों कह रहा हूँ, हु एम आई टू से, टू जज कि वो कैसे मैनेज किया होगा. इज़ देयर लाइफ. तो वो जो एक्सेप्टेंस था वो मुझे दिखा और मुझे ऐसा लगा कि ये अब नॉर्मल हो जाना चाहिए. अब मैं मुझे हमेशा कहता नहीं चौंकना चाहिए कि अच्छा मैं हमेशा कहता हूँ अब नॉर्मल है. एक समय अब नॉर्मल था, अब नॉर्मल है. बिल्कुल. इनफैक्ट मैं थोड़ा और सेक्स एजुकेशन पर आपसे बात करना चाहूँगा. आपको क्या लग रहा है कि ऐसा क्या तरीका हो जिससे बच्चों को ये, क्योंकि ये झिझक है, देखिए जैसे आपने कहा कि हम बच्चों को ये नहीं बताते कि ये लिंग है या ये योनि है, हम कुछ छोटे मोटे हंसी मजाक वाले नाम दे देते हैं और बच्चा स्कूल के दिनों तक वो वही नाम इस्तेमाल करता है, शायद उसे पता भी नहीं होता कि ये भी. फिर धीरे धीरे जब वो अपने एक उम्र के एक पड़ाव को क्रॉस करता है, जब वो भाषा सीखता है, अगेन जैसा आपने बोला वो गालियों में वो उसका इस्तेमाल करता है. हम्म. मुझे लगता है जब बच्चा पॉइंट करे अब खुद के बॉडी को. जी. अब ये आपके बच्चे के अच्छा, मेरा बेटा 3 साल का 3 साल का है. जी हाँ. आपका बच्चा 3 साल का है. वो बेटा है या बेटी आपको पता नहीं है. जी. वो दुनिया ने कहा है कि वो बेटा है. जी. वो अगर उठ के बड़े होके कहें कि वो मेरी बेटी हूँ, तो आप क्या करोगे? मैं एक्सेप्ट करूँगा. थैंक यू. वही चाहिए हमें. तो मगर वो बेटा है, वो आपका बच्चा है. उसको हम पहले तो सेक्स एजुकेशन ऐसा नहीं है कि बच्चों को बिला के हम दिखा रहे हैं कि कोई लिंग योनि के अंदर जा रहा है. ये सब हम नहीं दिखाना चाहते. बेसिक चीज़ है, पार्ट्स ऑफ बॉडी जिसे वो रोज देखते हैं. जैसे वो रोज देखते हैं. हम जब बच्चों को पार्ट्स ऑफ बॉडी जब देखते हैं, बच्चों के अभी जब आपका बच्चा जाएगा स्कूल में, तो उसको पार्ट्स ऑफ बॉडी दिखाते हैं कि ये देखो, ये छाती है तो निप्पल है करके क्यों नहीं दिखाते? इसमें कौन सा बड़ा ये है, उसको ब्रेस्ट क्यों नहीं बोलते?
क्यों इतनी शर्मनाक बात क्यों है? शर्म किसने? क्योंकि आपने शर्मिंदा किया है ना। दुनिया ने शर्मिंदा किया है कि हम ब्रेस्ट को सिर्फ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के जैसे देखते हैं। वो तो स्तन है जो बच्चा तो बचपन से निप्पल को देखते आया है, पहले माँ का दूध देखा है, माँ का दूध पिया है, तो उसको निप्पल को निप्पल बुलाने में क्या शर्म है? जी ओके। फिर वजाइना, बच्चा वो कोख से पैदा हुआ है, तो वो चड्डी क्यों पहनाते हैं बच्चे को? वो जो मॉडल होता है, वो मॉडल को चड्डी क्यों पहनाते हैं? चड्डी निकाल दो और उसको विदाउट एनी झिझक अगर बच्चे को बोलें कि देखो ये आइज़ है, ये नोज़ है, ये ब्रेस्ट है, ये निप्पल है, ये नेवल है, ये वजाइना है, ये पीनस है, ये टेस्टिकल्स हैं, और ये लेग्स हैं, ये एनस हैं, ये अगर हमने बच्चे को बोल दिया, बताओ इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा ये बोलने से? क्या हो गया? ये तो नॉर्मल है ना। और ये हर किसी में है, आप में भी है, मेरे में भी है, हमारी माओ में भी है, हमारे पिताओं में भी है। तो गलत क्या है इस चीज़ में? पहले तो वो टाइम जब बच्चा खुल के पूछता है, 3 साल का बच्चा भी पूछता हो, ये नहीं बोलते हैं कि जाके उनको होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बताओ। कम से कम ये तो बताओ कि उनके बॉडी के पार्ट का ऑर्गन क्या है, कि लिंग है, और ताकि उसको उत्सुकता ना हो कि वो उसके क्लास में जो लड़की है उसके बॉडी के अंदर क्या है, वो अलग क्यों है, या पप्पा का है, मम्मी के जैसा होगा क्या उसका बॉडी, या वो बच्चे का ब्रेस्ट क्यों नहीं? उसको क्यूरियोसिटी आने से पहले बता दो ना उसको कि ये है करके, तो शुरुआत वैसे करो। अदरवाइज वो फिर अपने सोर्सेज से वो ढूंढेगा तो गलत सही सोर्सेज, एंड यू हैव टू रिलाई ऑन द चाइल्ड्स ओन क्यूरियोसिटी टू फाइंड आउट। और आज के दुनिया में दैट कैन बी क्वाइट डेंजरस। सम चिल्ड्रन विल टच एंड फाइंड आउट, है ना। तो हम बोलेंगे कि अच्छा बच्चा है, बट व्हाट इफ दैट बिकम्स अ हैबिट? सो बच्चे को वो बताओ। बच्चा अगर और थोड़ा बड़ा हो जाए तो ये वही उम्र में ये भी बताओ कि देखो तुम्हारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, ये जो तुम्हारा लिंग है, ये तुम एक तो लड़की को हम सिखाते हैं, लड़की को बोलते हैं, क्योंकि ये सिखाते नहीं कि लड़की खुद को सेफ रखे, हम इसलिए सिखाते ताकि कोई लड़का आके उसके साथ बलात्कार ना करे, वो सोच है हमारी। तो लड़की को हम सिखाते हैं कि तुम ठीक से बैठो, है ना, ऐसे मत बैठो, पैर टाइप फैला के मत बैठो, अपने अपने चड्डी मत दिखाओ, ये सब हम लड़की को सिखाते। आप बताओ लड़के को एज अ मेल व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, आपको कोई एजुकेशन मिला कि आपको पीनस को कैसे साफ रखना है? आस्क वुमन को, जो है लड़की को जो है, उसको बोला जाता है कि आपके पीरियड्स होंगे, ये लो सैनिटरी पैड्स, ये लो टैम्पॉन्स, ये देखो तुम्हें साफ रखना है खुद को, क्योंकि तुम्हें ये करना है, क्योंकि तुम्हारा नहीं तो तुम्हारे वेजाइना में इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चा पैदा नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें बच्चा एपरेटस है ना उसके पास, तो एपरेटस को साफ रखना है ताकि बच्चा पैदा होते रहे, इसलिए बच्चे को कहते हैं। लड़कों को कहाँ हम सिखाते हैं कि तुम्हें पीनस को साफ रखना है, तुम्हें ये करना है, क्योंकि फादर्स नेवर स्पीक टू देयर सन्स सेइंग कि पीनस को पीछे करो, ये तुम ये एज आएगा तो तुम्हारा स्पर्म निकलेगा। मेल बच्चों को हम कभी नहीं सिखाते हैं, तो सिखाने में क्या गलत है? और स्कूल वूल क्यों, घर में चालू करो ना। हम बोलते हैं सेक्स एजुकेशन तो स्कूल में चालू होना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज कि हम निकाल के बाहर फेंक दें, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बड़े सभ्य समाज हैं, हम थोड़ा दबी जबान में इससे जुड़ी प्रॉब्लम तो सीधा बात करो। ये तो साफ रखने के ऊपर है ना। बताओ कि सफाई जब हम करते हैं, हम बोलते हैं पिछवाड़ा जैसे साफ करते हैं, हम बोलो आगे कैसे साफ कर, ये बोलो। और ये बोलो कि ये जो हम सिखाते हैं, ये सिर्फ माँ बाप या जो आपके केयर टेकर हैं, वो आपको नंगा देख सकते हैं, या आपको आपकी मदद कर सकते हैं क्लीन रहने में, और कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। और ये भी आप बताओ कि एक उम्र तक ही हम करेंगे, उसके बाद आपको खुद करना है। बच्चों को सिखाओ। और अगर ये भी बताओ कि अगर और किसी ने छूने की कोशिश की तो हमें आके बताओ। बच्चों को बताओ, बच्चों को सुरक्षित रखने में हो गया सेक्स एजुकेशन, बस उतना ही है। नहीं। और बच्चा जब बाहर आए और फिर एक समय के बाद बच्चे अगर देखें, बच्चे ने सोचो, मैं आपको एक मस्त वाकया बताऊंगा जहाँ पे
हाँ, मैं और मेरी जो सिस्टर है, कज़न सिस्टर जो बहुत छोटी है मुझसे, लक्ष्मी उसका नाम है। तो लक्ष्मी और मैं फ़िल्म देखने गए थे। वो वैसे तो बड़ी बड़ी दिखती थी, तो दोस्ताना जो एडल्ट्स के ना, हम लोग देखने गए थे। मैं चुपके से लेके गया था उसको। तो दोस्ताना थिएटर में देखने गए थे, तो पूरा फिल्म देखा। और फिर हम जब निकल के एस्केलेटर में जब नीचे आ रहे थे, तो मुझे बड़ी डर होने लगा कि यार मेरी मौसी को पता चलेगा, मेरी आंटी को पता चलेगा तो कितना चिल्लाएगी। तो मैं एस्केलेटर में नीचे आ रहा था, तो वो मुझसे पूछी कि मेरे को अन्ना बुलाती थी। बोली, अन्ना तो व्हाट इज़ हरीश अन्ना, व्हाट इज़ तो आई आर यू लाइक देम करके पूछा। तो मैंने बोला हाँ। तो बोली कि बट आई एम, तो पूछी कि बट आर यू गे लाइक जॉन और आर यू गे लाइक अभिषेक। बस उसको ये नहीं था कि हो माय गॉड होमोसेक्सुअलिटी कुछ गलत है। उसने बस ये पूछा। और मेरे 8 साल की नीस है उसकी, मेरी जो दूसरी बहन की बेटी, उसका नाम पौलमी है। और उसने जब स्कूल में कंपटीशन किया था, तो स्कूल के कंपटीशन में वो लोग पेंटिंग करते हैं ना, मतलब वो उनको एक्सटेंडेड फैमिली, 8 साल की थी वो, एक्सटेंडेड फैमिली ज्वाइन करना था, ड्रॉ करना था उसको। लक्ष्मी तो खैर थोड़ी बड़ी थी, बट ये पौलमी जो है, जो लक्ष्मी की भी नीस है, तो पेंट कर रही थी, एक्सटेंडेड फैमिली ज्वाइन करना, ड्रॉ करना था। तो उसने मेरा फोटो ड्रॉ किया, एक्सटेंडेड फैमिली ना, क्योंकि मैं उसके रिलेटिव, उसके डैडी के, उसके मम्मी के कज़न का बेटा हूँ मैं। ओके, तो वैसे मेरी मौसी थी वो, उसकी माँ। तो मौसी है वो मेरी उसकी माँ। तो एक कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा फैमिली चार्ट थोड़ा बड़ा है, तो हमारा रिश्ता वैसा था। तो उसने बोला, बट हम लोग काफ़ी क्लोज थे, तो उसने मेरे को ड्रॉ किया हरीश मामा। एंड फिर मैं एक लड़के का हाथ पकड़ रहा हूँ, और हम लोग एक रेनबो काइट, जिसमें 6 कलर्स हैं। आपको पता था प्राइड फ्लैग में 6 कलर है, 7 नहीं है। तो 6 कलर का ड्रॉ किया था। तो उसने हरीश मामा, और जिसका हाथ पकड़ा था उधर लिखा था बॉय मामी। उसको पता था कि मैं हरीश मामा, मामा तो मामी लेके आएगा, बट ये पता था कि मामी जो है वो बॉय होगा। तो इट इज़ वेरी इजी, चिल्ड्रन अंडरस्टैंड। तो आपको बस ये बताना है कि आप किसी की भी तरफ हो, किसी की भी तरफ आपको आकर्षण हो, वो सही है। जैसे आपको ये बताना है कि जैसे पापा और मम्मी साथ में रहते हैं, वो जो अंकल हैं दो, वो जो अंकल भी साथ में रहते हैं। और आंटी हैं जो, वो आंटियां भी साथ में रहती हैं। और हम लोग सब अगर सहमति के साथ खुशी खुशी साथ रहें, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं क्वेयर फैमिलीज के, जैसे आपने बताया। जी। तो उसी तरीके से बताना है और बोलना है, आप बड़े होके आप जो भी करो, एक करो, एक ये कि एक ऑथेंटिक लाइफ जियो, सच्चाई के साथ। हम कोई बच्चे को ये नहीं सिखाते ना कि झूठ बोल के जियो, झूठ की ज़िंदगी जियो। सच्चाई की ज़िंदगी जियो, अपने सच को कबूल के जियो। और दूसरा, Proudly। प्राउडली कबूल के जियो। और तीसरी बात, आप जब लाइफ लाइफ आपके पास, आप जब ज़िंदगी जीते हो, आप ऑथेंटिकली जीते हो। आप जो भी करोगे, आप एक उम्र होता है यौनिकता के लिए, जब आप सेक्सुअल रिलेशंस रख सकते हो। जब आपकी उम्र होगी, और जिसके साथ भी करोगे, एक एज अप्रोप्रिएट करना चाहिए। जब वो बच्चे जब पूछने लगते हैं एज का होना चाहिए, लोग पूछते हैं, ऐसा थोड़ी है कि वो बर्थडे के दिन हम बताते हैं। जब उत्सुकता उनकी बढ़ती है तब बताते जाओ, ताकि बाहर से उनको पता ना चले, तुमसे ही पता चले। तो बच्चे जब पूछते हैं मैं बच्चा कहाँ से आता है, तब जब छोटा बच्चा होता है तो आप शायद ना बता, बड़े होने के बाद आप बता सकते हो, आप पेट काट के नहीं आता बच्चा, पर बच्चा यहाँ से आता है, बता दो, उसमें क्या डिफिकल्ट है ना। थोड़ा सा एक देखिए, आप जो आप बोल रहे हैं वो अ, आम मिडिल क्लास हिंदुस्तानी घर के लिए काफ़ी रेवोल्यूशनरी थॉट होगा। नहीं है, मैं ये तो बोल रहा हूँ। मैं जस्ट मैं उनके उनके इस मिसकंसेप्शन को थोड़ा हल्का करने के मकसद से बोल रहा हूँ। क्योंकि देखिए
अभी जो आपने कहा कि वो अंकल हैं, वो अंकल साथ में रहते हैं, वो आंटी जो हैं, वो आंटी उनके उस आंटी के साथ रहती है, जैसे मम्मी-पापा साथ रहते हैं। तो इस थॉट को पहले तो इन्हें खुद एक्सेप्ट कर पाना इतना मुश्किल है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप बच्चों से हाथ धो बैठोगे। आप चाहते हो टीनेज सुसाइड कितना कॉमन है एलजीबीटी कम्युनिटी में, या फिर आप बच्चों की ये बात कबूल करो और उनकी आरती निकालो या उनकी आरती निकालो। आप क्या चाहते हो ये आप डिसाइड कर लो। एक एक सवाल और है मेरा, जैसे आम जैसे गाँव में या बहुत पिछड़े इलाकों में अगर माँ-बाप को पता चल जाता है कि बच्चा ऐसा है, क्योंकि ये भी मैंने सुना हुआ है, आप थोड़ा इसे मुझे करेक्ट कीजिएगा। वो कहते हैं कि ऐसे बच्चों को वो लोग आकर ले जाते हैं और उन्हें जानना होता है एक सर्टेन एज के बाद, क्योंकि जो बच्चा जो उसकी सच्चाई है वो है, वो चाहे 10 साल का हो, वो चाहे 20 साल का हो, वो चाहे 1995 में हो, वो चाहे 2026 में हो। तो आम घर जो होते हैं, आम लोग जो होते हैं, आम हिंदुस्तानी, वो इसे कैसे हैंडल करते हैं आजकल? देखिए, हकीकत में देखा जाए, अगर आपने मराठी फिल्म जो है जोगवा आपने अगर देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि बहुत बार बहुत सारे ये भी सच्चाई है, हमारे देश की सच्चाई है, जहाँ पे बहुत सारी जगहों में द रीज़न वाई सेक्स डिटर्मिनेशन को बैन किया है क्योंकि कोख में ही बच्चे को मार देते हैं जब उनको पता चलता है कि लड़की पैदा होने वाली है। आप ये अगर पूछ ये इसलिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि सेक्स, जेंडर, सेक्सुअलिटी क्या है। सेक्स वो होता है जिससे आप पैदा होते हो, है ना। आप लिंग के साथ पैदा होते हो तो आप मेल हो, आप योनि के साथ पैदा होते हो तो आप फीमेल हो, है ना। मगर आप इंटरसेक्स भी हो सकते हो। इंटरसेक्स वो बच्चे होते हैं, वो शख्स होते हैं जिनमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, जहाँ पे उनके पास क्रोमोसोम जो एक्स एक्स होता है फीमेल, एक्स वाई होता है मेल, इनके क्रोमोसोम वेरिएशंस हो सकते हैं, एक्स एक्स वाई हो सकता है। इट कुड मीन दैट दे आर समटाइम्स पीपल विथ अदर सिंड्रोम्स ऑल्सो, डाउन सिंड्रोम, अलग सिंड्रोम्स होते हैं, हर बच्चे नहीं बट कुछ बच्चे इंटरसेक्स भी हो सकते हैं। और इंटरसेक्स के बहुत वेरिएशंस हो सकते हैं। कभी ये हो सकता है लिंग हो सकता है और योनि भी हो सकती है, या फिर लिंग हो सकता है और टेस्टिकल्स फॉर्म ही ना हुआ हो। तो इंटरसेक्स के बहुत सारे केसेस, बहुत सारे तरीके के इंटरसेक्स वेरिएशंस हो सकते हैं। तो बच्चा जब इंटरसेक्स, आप सोचो जब बच्चा योनि के साथ पैदा होता हो तो हम बच्चे को मार देते हैं। बच्चा जब इंटरसेक्स पैदा हो तो बच्चे के साथ हम क्या करते हैं, ये आप सोचो कि कोई कोई जगह पे जहाँ पे बच्चों को मारने की प्रथा है, दूध में डुबा के मारने की प्रथा है, या फिर ज़मीन में गाड़ के मार देने की प्रथा है जब उन्हें पता चलता है कि बच्चा जो है योनि के साथ पैदा हुआ है। तो बच्चा अगर इंटरसेक्स हो तो बच्चे के साथ क्या हालत होती होगी, ये सोचो आप। तो जो हिजरा कम्युनिटी के लोग हैं, तो ये तो हुआ सेक्स। पहले मैं सेक्स, जेंडर, सेक्सुअलिटी बताता हूँ। जेंडर जो है, जेंडर सेक्स हो गया पैरों के बीच में या आपके खून में, क्रोमोसोम्स में, है ना। जेंडर हो गया ये पैरों के बीच में, सो इट्स बिटवीन आवर लेग्स। तो जेंडर हो गया बिटवीन आवर ईयर्स। तो जो जेंडर होता है वो होता है बिटवीन आवर ईयर्स, जो हम कहते हैं हम हैं। तो हम जब जेंडर की बात करते हैं, जेंडर सेक्स तो होता है पैरों के बीच में, जेंडर होता है कानों के बीच में। यानी कि मैं जो कहता हूं आपको, आप जो समझते हो वो नहीं, वो मेरा जेंडर है। यानी कि मैं लिंग के साथ पैदा हो सकता हूं। ज्यादातर लोग जो लिंग के साथ पैदा होते हैं उनका जेंडर होता है मेल, सॉरी मैन, बॉय या मैन बोलते हैं, जी। है ना। या जो योनि के साथ पैदा होते हैं हम उनको बोलते हैं फीमेल, वुमन या गर्ल, है ना, वो जेंडर बोलते हैं। मगर जेंडर ये भी हो सकता है कि मैं लिंग के साथ पैदा हूं और मैं खुद को वुमन बोलूं, या क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि मुझे मस्ती करना है, इसलिए क्योंकि मैं वैसे खुद को आइडेंटिफाई करता हूं। मेरा जो सोल है
वो एक औरत का है। मैं चाहता हूँ कि मैं लोग मुझे जब बुलाएं मुझे औरत बुलाएं, तो इसलिए मैं और ये इट इज़ पॉसिबल इन द अदर वे ऑल्सो कि मैं योनि के साथ पैदा हूँ और मेरा सोल जो है वो एक आदमी का है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे, अगर जब लोग मुझे बुलाएं या मुझे संबोधित करें, ये सोच के संबोधित करें कि मैं एक आदमी हूँ। भले ही उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी चड्डी के अंदर क्या है, योनि है या लिंग है, इससे फर्क नहीं पड़ता, या फिर मेरे पास ब्रेस्ट है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। बस ये फर्क पड़ता है कि मैं क्या कहता हूँ, है ना। तो दैट हैपेंस टू बी जेंडर। तो जेंडर कुड बी मेल, मैन, वुमन। इट कुड ऑल्सो बी ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर वो होता है जब मैं लिंग के साथ पैदा हूँ मगर मैं खुद को औरत कह रहा हूँ, या फिर मैं योनि के साथ पैदा हूँ बट मैं कह नहीं रहा हूँ मैं औरत हूँ, या फिर मैं योनि के साथ पैदा हूँ मगर मैं मर्द हूँ। जब अ, जब वो होता है तो उनको ट्रांसजेंडर कहते हैं। और भी बहुत सारे जेंडर्स हैं। यू कुड बी, मैं जेंडर फ्लूइड हूँ कि मैं को कभी मैं औरतों के पोशाक में भी खुश हूँ, मर्दों के पोशाक में भी खुश हूँ। बहुत ज़िंदगी मैंने औरतों मर्दों के पोशाक में जी लिया। अभी मुझे खुशी मिलती है, अभी मैं ज़्यादा खुद को औरत मानता हूँ, तो मैं औरत के पोशाक में रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा इस पर। आई एम सो सॉरी आपको रोक रहा हूँ मैं। ये तो आपने अपनी इच्छा की बात की, लेकिन हमने जो दुनिया बनाई है उसमें मर्दों के लिए सारी सुविधाएं हैं, औरतों के लिए सारी सुविधाएं हैं। एक एग्जांपल ले लूँ मैं कि अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है, हम्म। तो आपको नहीं लगता ये आपके लिए कुछ प्रॉब्लम? है प्रॉब्लम। अगर मुझे वॉशरूम यूज़ करना है, मैंने और मेरे साथ हुआ भी है, जहाँ मैं दिल्ली गया था और मैंने कपड़े, मेरे पोशाक और मेरा चाल चलन हर कुछ एक औरत का था, और मुझे बहुत 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 ज़ोर से मुझे सुसु लगी थी। तो मैं तो मैं तो मेरे दिमाग में ये डाउट था कि मैं वुमन के इसमें चला जाऊं, तो मेरे पास ट्रांसजेंडर कार्ड नहीं था तब तक। अभी तो ट्रांसजेंडर कार्ड है मेरे पास, बट वो टाइम नहीं था। तो मैं अगर वुमन के वॉशरूम में जाऊं, अगर किसी ने कुछ आपत्ति जताई, तो आई कुड बी इन ट्रबल एज somebody हु हैज़ अ पीनस। वही चीज़ अगर मैं मर्दों के इसमें जाऊं तो मुझे, बट वो मर्दों का जगह मेरे लिए फेमिलियर प्लेस था, क्योंकि बहुत सालों तक मुझे मेरे जेंडर के बारे में तकरीबन 38-39 ईयर्स में ही पता चला। ओके, कोई भी उम्र में आपको बचपन से पता था, बट मैं ये हूँ करके मुझे इतने साल लग गए। मेरे लाइफ में और भी स्ट्रगल्स थे जिनके बारे में मैंने बताया। तो मैं सब टैकल करते करते मैं जेंडर तक जब पहुंचा तो मेरे को 38-39 ईयर्स हो गए थे। तो ये जब हुआ तो मैं गया मेंस लू में, और सारे जो क्यूबिकल्स थे वो सारे बंद थे। तो मैं ये ऐसे कुछ पहना था मैंने, तो मैंने मेरा ये उठाया और मैं वो यूरिनल में खड़ा होके सुसु कर रहा था। तो सडनली दो लोग आए, दिल्ली केस में अंदर आए। एक बिकॉज इट वॉज अ मेंस लू, एक दो आदमी आए। बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अभी मैं खड़ा हूँ यूरिनल के सामने, तो मैं क्या कर रहा हूँ? तो जी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे छोटी चीज़ें, बेसिक। बेसिक, यू पासिंग, गोइंग टू द टॉयलेट इज द मोस्ट बेसिक थिंग। उसमें उसमें दिक्कतें होती हैं बिकॉज आपने जिस तरीके से, और इससे मुझे ये भी एहसास हुआ कि औरतों को कितनी दिक्कतें होती हैं। मर्द तो कहीं भी चालू हो जाता है, कोई पेड़ दिखा, पेड़ के सामने सुसु कर लेता है। जी। औरतों को और कितना हाइजीन का इशू होता है, लूज ये होते हैं। और ये सोचो कि आपने सलवार कमीज पहना है और आपके पास, बिकॉज आप आदी हो कि आप कहाँ पे भी जाके खड़े हो के सुसु कर लेते हो, वैसे आप मर्द हो तो आप उस तरीके से अपनी ज़िंदगी जिया है। तो अभी सडनली आपके पोशाक और अभी आप खुद को, यू आर असर्टिंग योर फेमिनिटी, एंड यू सडनली नो दैट आपके पास अगर ये है तो आपके बड़े किडनी टूट जाए, आप सुसु नहीं कर पाओगे। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स। एंड और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रशासन लेके आ सकता है। जैसे प्रशासन ने राइट्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी
किया है, जहाँ पे इट इज़ अ मैंडेटरी थिंग कि हम हर मेन के लिए रेस्ट रूम रखें, वुमेन के लिए रेस्ट रूम रखें, बट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के भी रखें। उसी इस तरीके से मैं सारी जो बाकी पार्किंग होता है मेन के लिए, पीपल के लिए, एबल बॉडी पीपल के लिए बाकी पार्किंग, तो डिसेबल पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए एक सेपरेट पार्किंग। ये सारे राइट्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट में उसको ही किया। बट उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि अगर बहुत सारी संस्थाएं, मुझे पता है कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर आप बोलोगे कि 4 लोग के लिए क्यों बनाना है, मगर शायद 4 लोग नहीं होंगे, और भी लोग होंगे, बट वो खुल के बाहर ही नहीं आएंगे, क्योंकि वो ज्वाइन ही नहीं करेंगे आपकी संस्था को, ये सोच के कि मैं सुसु के लिए कहाँ जाऊँगा। अगर ये नॉन इंक्लूसिव है तो मैं कहाँ जाके मैं शौच करना है तो कहाँ जाके करूँगा। इट्स इम्पॉसिबल फॉर पीपल टू इमेजिन। ये तो आप जब जॉब ढूंढ रहे हो, आप हैज़ इट एवर अकर्ड टू यू कि मेरे को सुसु करने के लिए कहाँ जाना है, ये सोच के मैं जॉब ढूंढूंगा? कभी नहीं। मैंने अगर सोचो, मैं अभी एक बैंक में काम करता हूँ, मेरे को अगर यहाँ से दूसरी जगह जाना है तो मैं पहले चीज़ तो वही सोचूंगा कि मैं पूरा दिन अगर ऑफिस में हूँ तो मुझे एक बार तो सुसु आएगी ना, कहाँ जाऊँगा मैं? और शायद ऐसे जगह ज्वाइन ही नहीं करूँगा जो जहाँ पे वो इतने खुले ख्यालात के ना हो, मैं ज्वाइन ही नहीं करूँगा वहाँ पे। तो आप बोलोगे कि मेरे पास तो ट्रांसजेंडर लोग हैं ही नहीं काम करने के लिए। तुमने सुविधाएं की नहीं, पहले सुविधाएं करो, फिर लोग आएंगे। सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या? सॉल्यूशन कुड बी दैट बहुत सारी संस्थाओं में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए रेस्ट रूम्स हैं जी। उनकी, और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, आई विश दैट मोर ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉय लॉट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, बट अभी तक वो हुआ नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि अभी अभी आपके पास अगर टॉयलेट है तो ऑल जेंडर्स एंड ऑल एबिलिटीज विच इज़ अ पर्सन, ऑल जेंडर्स एंड ऑल बिसाइड्स मेन एंड वुमेन, एक उनके लिए एक बना दो, ताकि क्योंकि द परसेंटेज ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल, जेंडर वेरिएंट पीपल इज स्मॉल टुडे, so you don't need to create, if you've created one for persons with disability, make it also accommodate other gender variants also in the same this thing। उतना तो हो सकता है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑलरेडी बना हुआ है तो इसमें डिसेबल्स के लिए, डिसेबिलिटीज के साथ वालों के लिए। तो ऑल जेंडर ऑल एबिलिटीज के लिए करो शुरुआत में। और ये आपके करंट करंट संस्था में है। हमने वो व्हेन आई जॉइंड माय प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो मेरे, आई थिंक इट वाज माय फर्स्ट थिंग कि ऑफ कोर्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रांसजेंडर्स के लिए सेपरेट रेस्ट रूम बनाएं। तो मैं बोल रहा हूँ कि अरे जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेक इट मोर इंक्लूसिव। आप लोग रिजर्वेशंस की भी डिमांड करते हैं? मुझे लगता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस होनी चाहिए। अभी तक रिजर्वेशन है, इट इज़ अंडर द ओबीसी कोटा। ओबीसी कोटा के अंदर नालसा जजमेंट जो आया था 2014, 15th ऑफ अप्रैल 2014 में, तो उसमें उसके वर्डिक्ट में दे सेड दैट अंडर द ओबीसी कैटेगरी थर्ड जेंडर, वैसे मैं वो शब्द थर्ड जेंडर पसंद नहीं करता हूँ, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड जेंडर क्या है? क्या है? मैं तो बोलता हूँ ट्रांसजेंडर तो फर्स्ट जेंडर है। तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, और फीमेल जेंडर भी सेकंड क्यों? हाँ वही तो आई डोंट बिलीव थर्ड जेंडर, but at that time it was revolutionary, so probably the wording was possibly this thing, but it's that act in itself, बहुत सारे, it opened a lot of doors for us, like for instance, uh, you could open, transgender करके कैटेगरी हो गया, तो फॉर्म में कैटेगरी करके आ गया। पहले वो लोग थर्ड जेंडर बोलते थे, नाउ आफ्टर 2020 में ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट के बाद ट्रांसजेंडर करके बोलने लगे हैं। लॉट ऑफ थिंग्स, पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि ऐसे एक जेंडर का जो डिस्कोर्स है, गुड साइन है which started, and of course no law is complete, लॉ को हमें कंप्लीट कराना पड़ता है, मगर वो पहल जो वो टाइम जो शुरू की थी, तो उससे बहुत 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 फर्क पड़ा। एंड आई थिंक आइडियली
is a law, we require a law of against discrimination. अभी next अगर हमारी पहल, क्योंकि हमारे जेंडर की बात थ्रू दैट हो गया है नालसा जजमेंट, उसके बाद और एक वर्डिक्ट आया था, ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट आया था, उसमें भी कुछ खामियां हैं जिसको हम और बेटर करेंगे। लॉ का यही है कि लॉ कभी इतना परफेक्ट नहीं होता। Society has to keep debating and pushing and trying down actually. it will trickle down and it will become more perfect. Similarly, sexuality के लिए 2018 में I was one of the petitioners for section 377 में मैं impleader था, impleadment application। महेश जेठमलानी जी ने मेरा केस लड़ा था, और मुग्धा पांडे कर मेरी लॉयर थी, तो वो लोग दोनों की बदौलत एक इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन हमने दाखिल किया था। एंड देन सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द थिंग। तो वो हमारे 2018 में पॉजिटिव वर्डिक्ट मिला। फिर 2023 में मैरिज इक्वालिटी का नेगेटिव वर्डिक्ट मिला। उन्होंने बोला कि आप मैरिज को इक्वल नहीं करेंगे, हम ये मानते हैं कि एलजीबीटी लोग हैं, उनको जीने का हक है, उनको सेक्स करने का हक है, जहाँ तक कि वो सहमति के साथ हो और वो बालिग लोगों के बीच में हो। और हम और खुले ऐसा तो नहीं है कि हम क्या वानखेड़े स्टेडियम में जाके सेक्स करना चाहते हैं, खुले इसमें नहीं, बंद कमरे में हो। सो ये चीज़ें जब तक हैं, वो जो जस्ट ट्रू फॉर हेट्रोसेक्सुअल्स ऑल्सो, तो वो करने का उसमें कोई पाबंदी नहीं है करके बताया कोर्ट ने। फिर हम मैरिज इक्वालिटी के लिए हमने लड़ाई की, वो उन्होंने बोला कि हम नहीं डिसाइड करेंगे, जो पार्लियामेंट है वो डिसाइड करेगा। और अभी हम एक लड़ाई ब्लड डोनेशन के लिए, बिकॉज जो गे ट्रांसजेंडर लोग हैं, गे लोग हैं, हम लोग ब्लड डोनेट नहीं करते बिकॉज हमें हाई रिस्क ग्रुप में माना जाता है। हाई रिस्क, हाई रिस्क ग्रुप, HIV का हाई रिस्क ग्रुप, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो ये क्या ये भी दिमाग में है? ये भी दिमाग में है। और शुरुआत में बिकॉज जब होमोसेक्सुअलिटी जब आया था, तब उसको, जब होमोसेक्सुअलिटी पहले से था, जब लोगों को पता चला इसके बारे में, तो उसको, जब एड्स आया था, तो उसको पहले ग्रिड बुलाते थे, गे रेस्पॉन्स इम्यूनोडेफिशिएंसी, उस बीमारी को ही ग्रिड। तो बोलते थे कि ये गे लोग से फैलता है। तो वो टाइम CDC ने गाइडलाइंस लाए थे, जब उन्होंने CDC इन अमेरिका, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट डिजीज़ कंट्रोल, उन्होंने गाइडलाइंस लाए थे जहाँ पे उन्होंने बोला था कि इनसे ब्लड नहीं लेना है। अभी आप ब्लड अगर वो किसी को दे रहे हैं तो ब्लड की जांच तो होगी ना। obvious और वो तो, अगर आपके सेक्सुअल रिलेशंस बाहर हो HIV पॉजिटिव पर्सन के साथ, औरत भी हो, क्या तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप भी HIV पॉजिटिव हो सकते हैं। तो पहले तो HIV पॉजिटिव, पैरामीटर्स ही अलग हैं, वो उसका गे तो ये स्टिग्मा और एक स्टिग्मा ऐड करता है HIV पॉजिटिव लोगों के बीच में, और इवन LGBT समुदाय में। तो वो हम हटाना चाहते हैं। उसके बारे में हमारी याचिका है, कोर्ट में चल रहा है बात, तो वी विल विन। आप जिमी के दोस्तों के बारे में भी बहुत बोलते हैं, वोकल हैं उनके बारे में भी, अभी जो चल रहा है इस पे? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, और ये सो मोटो गे लिया है उन्होंने, ऐसा नहीं कि किसी ने जाके कंप्लेन किया और उन्होंने सडनली, बिल्कुल हाँ, सही, ये उन्होंने खुद सोचा है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमें करना ऐसे है। करना चाहिए। डॉग बाइट केसेस, मैं खुद बच्चों के लिए बहुत काम करता हूँ, बच्चों के साथ बहुत काम करता हूँ, काउंसल करता हूँ। मतलब आई एम नॉट अ काउंसलर, बट You are, I like not a certified counselor, but might be. so but I do a lot of listening and help in therapy and other things with children. So I'm also concerned about children and dog bite cases. But एक चीज़ जो हुई है, उन्होंने कोर्ट ने ये कहा है कि कोर्ट ने ये कहा शुरुआत में कि सारे जो कुत्ते हैं उनको एक पाउंड में डाल के
यानी रास्ते से कुत्तों को उठा के एक जगह डाल के उनको खाना खिला के उनको उनको संभालेगी, स्टेट संभालेगी। स्टेट मतलब बिल्कुल एवरी स्टेट विल लुक आफ्टर, यानी म्यूनसिपालिटी के ऊपर, इन दी एंड म्यूनसिपालिटी के ऊपर आ जाता है। एक तो ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है कि कुत्ते जो हैं वो टेरिटोरियल होते हैं, बिल्कुल और कुत्ते जो हैं और ये हमने पहले ट्राई किया है। ब्रिटिश जो थे वो कुत्ते मारते थे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे मारा जाता था। और ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है जहाँ पे हमें लगता है कुत्तों को मारना चाहिए। ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था कि हम कुत्तों को मारेंगे, और उसके बाद हमने भी कुत्तों को मारने का ये किया था। इनफैक्ट मेरा नाम जोकर में एक बहुत ब्यूटीफुल सीन है जहाँ पे पद्मिनी और राज कपूर के साथ एक कुत्ता मोती उनका साथ देता है। मेरा नाम जोकर फिल्म है। तो मोती उनके वो रास्ते में सर्कस करते हैं, और वो एक कुत्ता भी उनके साथ जुड़ा हुआ होता है। और पद्मिनी को जब सब मिल जाता है, वो हीरोइन पद्मिनी जो है साउथ की बहुत बड़ी फिल्म स्टार है। तो आई थॉट पद्मिनी कोल्हापुर। नो नो नॉट पद्मिनी कोल्हापुरी, साउथ की फिल्म स्टार। सो शी वाज तो वो जब उसको मिल जाता है और वो पैसा जब बना लेते हैं, और कुत्ता को लेके बीएमसी की गाड़ी लेके जाती है, तो वो बोलती है कि हाँ, हमें इसकी क्या ज़रूरत है अभी तो हम दोनों का टीम है, हम दोनों में बांटेंगे। बिकॉज वो शुरुआत में वो 3 हिस्सों में बंटता था। राइट 3 हिस्सों में बंटता था, कुत्ते के लिए एक हिस्सा और ये दोनों के लिए एक हिस्सा। बट अभी वो एक हिस्सा हटा के वो बोलती है हम दोनों है ना, कुत्ते को जाने दो। कुत्ते के साथ क्या होता है वो नहीं पूछते। जब ये कुत्तों को साथ में रखा जाएगा और जब कुत्ते एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, कुत्तों को खाना नहीं दिया जाएगा, तो सोचो अगर इतनी बड़े इसमें, इफ द डॉग्स आर केप्ट, इफ द डॉग्स आर किल्ड, उससे क्या क्या जूनोटिक डिजीजेस आ सकते हैं, ये देखो, नंबर 1। और सेकेंडली अगर ये सॉल्यूशन होता तो हम अब सोचो जहर डाल दिया हमने कुत्तों के लिए, अभी वो कुत्तों के शव को भी हमें उठाना होगा। अगर शव को उठाएं तो कौन खाए? पहले तो चील खाते थे, अभी तो चील है ही नहीं, हमने तो उड़ा ही दिया उनको कंस्ट्रक्शन कर करके। इस मामले में हम लोग बहुत आगे हैं। हमने डेवलपमेंट किया है, इसमें डेवलपमेंट किया है, वाइल्ड लाइफ को कैसे निकालना है, तो वो हो गया। फिर नेक्स्ट कौवे खाएंगे, तो उनमें वो जो जहर है वो कौवों में जाएगा, कुछ कौवे रेसिस्टेंट हो जाएंगे, कुछ कौवे वापस मर जाएंगे, है ना। या फिर चूहे खाएंगे, चूहे रेसिस्टेंट हो जाएंगे, कुछ चूहे। इमेजिन ये पूरा साइकिल जो है कैसे ही होगा। एक दूसरा। और ये कौन सा कुत्ता आपने कभी देखा है छोटे बच्चों को कुत्तों के साथ खेलते हुए? आपने देखा है गरीब लोग जो अपने बम्बई के छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, वो गरीब लोग जो उनका खटिया होता है, आधे खटिया में वो सोते हैं, आधे खटिया में कुत्ता सोता है। दिल्ली के गलियों में एक औरत है जो कुत्तों को खुद 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 भीख मांगती है, बट भीख मांग के पैसा जो मिलता है वो कुत्तों को खिलाती है। अरे ये लोग क्या जाने क्या, व्हाट इज एम्पैथी, वो व्हाट इज दैट, ये लोग क्या जाने। बेस्ट थिंग क्या होगा अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास जो सारे कुत्ते हैं, अभी हम जहाँ पे हैं ये वार्ड में, हमने कुत्तों का सेंसस किया। हमने 2 जेंडर्स को करने की ज़रूरत नहीं है, सोचो कुत्तों में भी बहुत जेंडर्स होते हैं वैसे, 2 सेक्सेस जो फीमेल सेक्स है। हमने बोला कि सारे फीमेल से डॉग्स को, सोचो यहाँ पे 300 कुत्ते हैं, हमने बोला 300 कुत्तों का ऑपरेशन करेंगे। ओके, हमने बोला और सबको मार्क कर दिया, हमने सेंसस ले लिया, डॉग लवर्स से ही सेंसस लिया और सारे कुत्तों का ऑपरेशन कर दिया। पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा? वही डेनमार्क में, बाकी कंट्रीज में यही है, और वो लोग पॉपुलेशन कंट्रोल कर पाए, और इंडिया में भी कर पाए, लखनऊ में कर पाए हैं वो। वैक्सीनेशन एंड स्टेरिलाइजेशन, दैट इज द ओनली वे। एंड लोग बोल रहे हैं अरे बाकी कुत्तों का क्या, बाकी जानवरों का क्या? अभी जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, क्या वो सब शाकाहारी हैं? तो तुम उनके बारे में पूछ रहे हो, तो तुम भी तो कुछ करो। एंड ये एक हो गया, वैक्सीनेशन भी होगा, एंड दे प्रोटेक्ट पीपल। आई नो देयर हैव बीन, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनके साथ वैक्सीने, तो दिल्ली रेप केस हुआ,
ओके, दिल्ली रेप केस में 5 लोगों ने बलात्कार किया, मेरा रेप केस हुआ, ओके, मेरा तो केस नहीं किया मैंने, और फिर टहल का रेप केस हुआ, फिर इन सब में रेपिस्ट कौन था या एक्यूज कौन था? इंसान इंसान, बट कौन था? आदमी। तो अगर मैं बोलूँ सारे आदमी को जेल में होना चाहिए तो वही लॉजिक है ना। कुछ कुत्तों ने किया, उनको भी टेम किया जा सकता है, उनको समझाया जा सकता है, एक कारण से हो सकता। बच्चों को सिखाओ कि किस तरीके से जानवरों के साथ पेश आया जाता है। बच्चों को सिखाओ, ये मत सिखाओ कि वो जानवर ना तुम्हें काट देगा, ये सिखाओ कि तुम जानवर के साथ बैठ के कैसे उस जानवर के साथ अपनी जिंदगी, तुम इंसान को ये सीखने की जरूरत है कि वो पृथ्वी को ओन नहीं करता है, ये सीखने की ज़रूरत है। और ये सीखने की ज़रूरत है कि हमें जो हमारा घर है, हमारे जो सराउंडिंग्स हैं, हमें जो कंपेनियन एनिमल्स हैं, ये नहीं बोलता हूँ कि शेर और Leopard के साथ। लेपर्ड के साथ या बंदरों को घर ले जाओ, ये नहीं कह रहे। जो कम्युनिटी एनिमल्स हैं, जो जिनको हमने डोमेस्टिकेट किया है, वो ऐसे थे नहीं, मगर अभी कर दिया है, इतने सालों से कर दिया है। अभी आप सडनली जाके उनको जंगल में डाल दो, ऐसा नहीं बोल सकते हो, क्योंकि उसमें भी, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमसे ये कहता है, सेक्शन 51A हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट्स लव टुवर्ड्स ऑल, रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स। इवन आप चिकन खाते हो तो उसके साथ भी अच्छी तरह पेश आओ, अगर आप मटन खाते हो तो उसके साथ भी अच्छी तरह से पेश आओ। देर आर रूल्स फॉर दैट ऑल्सो। मगर हमने ये हिंसा का पाथ चूज किया है। उन्हें बोला है कि नहीं नहीं नहीं, सबको, और बोल रहे हैं कि यानी तो हमने चूज ही किया है ये पाथ कि हम बोलेंगे कि हम सुनेंगे ही नहीं एनिमल लवर्स को, फीडर्स को भी मार रहे हैं। फीडर्स को। और इससे क्या होता है, जब हम इसके बारे में बात करते हैं, और and they belong to the honorable Supreme Court. So I don't want to speak against the judges, but it's also an important thing to say कि वो कि we as citizens have the right to be disappointed with those with the things that are said, because पहले ना सुप्रीम कोर्ट में बातें जो हैं वो क्लोज रूम में होती थी, अभी वो टेलीवाइज्ड होता है। और जब जब कोई भी लोग हंसते हो ये बोलते हुए कि तुम कोई भी हो, जज हो, इंसान ही है ना सब लोग, अगर वो हंस के बोलें कि ये कुत्ता, मतलब कुत्ता के रजिस्ट्रेशन, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के कुत्ता लेके घूमेगा क्या, जब हम ऐसे ये करते हैं उन चीज़ों से, जो डॉग्स हैं, जो जो डॉग हेटर्स हैं, उनको और प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। So I think it can be little more sensitively handled. I don't know what the verdict is. I don't know what the verdict will come, but I definitely know that India is a land of compassion, and India is the land of ये करुणा जो है, करुणा भाव जो है, वो हमारे भारत देश से आया है। और उसके खिलाफ, are in the tenets of our constitution, no one should go, no one should go. And I know that somewhere the judges will also listen listen to this, and they will also heed a verdict that they deem right. But can some of these comments be avoided? Of course, yes. In fact, I would love to, no, I won't love, actually I won't love to share। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमने कुत्तों को खाना खिलाने वालों से ज़्यादा देखा है कुत्तों को अपने दरवाजे से मारकर भगाने वालों, और वो बहुत बेरहमी से और बहुत कैजुअली होता है। और जब मारते हैं और तुम ये अपेक्षा रखते हो कि वो कुत्ता तुम्हें काटे नहीं, वो खुद के डिफेंस में काटे नहीं, हम क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं, कभी सोचा है उससे किसको फायदा हुआ है? बताओ। क्रैकर्स, हम जब फटाके फोड़ते हैं, भगवान के नाम पे फटाके फोड़ते हैं, ओके। जैसे मैंने बोला ना, गॉड को तुम इन्वर्स करो तो डॉग आता है, गॉड को इन्वर्स करो तो डॉग आता है। तो तुम अगर गॉड को मानते हो तो डॉग को मानो। भैरवनाथ भगवान जो है उसका, अगर भगवान का ना भी होता तो भी रेस्पेक्ट करो, है ना। पारसीज हैव ग्रेट दिस थिंग फॉर डॉग्स, हिंदुइज्म में है ना। तो जस्ट
Even if you are looking from a religious perspective, every religion mandates love for all living beings. आई मस्ट से आपने एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू दिया हम लोगों को, हमारे दर्शकों को, हमारे पाठकों को, क्योंकि ज़िंदगी को ऐसे भी देखा जा सकता है। क्यों हम किसी के एग्जिस्टेंस को चैलेंज करते फिरते हैं कि ये ऐसा क्यों है, उफ ये अलग है तो गलत ही होगा। और आपने जो एनिमल्स के लिए जो बात कही वो तो नीड ऑफ प्यार है एक्चुअली, क्योंकि हम जिस तरह से अपने आसपास से सब कुछ ख़त्म करते जा रहे हैं, कंक्रीट का जंगल बनाते जा रहे हैं, पेड़ ख़त्म करते जा रहे हैं, तो ये जानवर ऑफ कोर्स इसी तरह से ही इसी तरीके से टकराव ही रहेगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है अभी कि हम कंपैशनेट एजुकेशन चालू करें। सब सेफ्टी की बात करते हैं, कंपैशनेट एजुकेशन बच्चों को स्कूल में ये सिखाना चाहिए और घरों में सिखाना चाहिए कि जानवरों के साथ कैसे पेश आया जाता है, खुद के साथ कैसे पेश आया जाता है। तो इन दिस कंपैशनेट एजुकेशन यू शुड ऑल्सो इंक्लूड सेक्स एजुकेशन इन दैट। अगर सेक्स नाम से तुम्हें इतनी दिक्कत है तो ये जो कंपैशन है वो खुद की तरफ भी दिखाओ बाय गेटिंग अवेयर अबाउट योर बॉडी एंड ऑल्सो अबाउट ऑल लिविंग बींग्स अराउंड अस, कि हम कैसे एकजुट होकर हम कैसे साथ में जी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी सुनेगी हमारी बात को, एंड रिगार्डलेस एंड आई अंडरस्टैंड वेयर द जजेस कम फ्रॉम। दे कम फ्रॉम द फैक्ट कि वो एक बच्चों के साथ जो क्रूरता हुए, तो एनीवन विल बी एंग्री कि उनके फैमिली, वो जो बच्चों के साथ जो हुआ है उनकी फैमिली तो और भी कुत्तों को हेट करेगी। ओके, बट द सॉल्यूशन टू दैट इज नॉट getting all dogs killed or even those dogs. It's important to treat animals in a humane way to get this thing, ताकि वो जब हिंसा नहीं होता है कुत्तों के साथ तो कुत्तों को अगर खाना खिलाओ ना, वो तुम्हारे पीछे आएंगे भी नहीं बिस्किट विस्किट मांगते हुए। वो खुद रहेंगे, खुद खुश रहेंगे, एंड दैट्स इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच एक नई परिभाषा बताने के लिए, इंसानियत की एक नई परिभाषा, और हम सब ने देखी और कोशिश करेंगे कि अब इस चश्मे से भी देखें दुनिया को कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, अलग है लेकिन सही है, गलत नहीं है। थैंक यू सो मच। I would love to thank you for being you, for doing whatever you are doing, and thank you so much everyone for watching मेरी सहेली पॉडकास्ट। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखने के लिए मेरी सहेली के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच।